प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड आफ्टरनून। कमाई का अड्डा में आप सबका स्वागत है। ये शो आज मैं वीरू के साथ करने जा रहा हूं, तो अगले 1.5 घंटे प्रॉमिस करते हैं एक बढ़िया एक्शन पैक्ड शो होगा आपके लिए। अच्छा, पहले बताऊं शो में क्या खास होने वाला है। जरा क्विक स्नैपशॉट भारतीय बाजारों की आपकी स्क्रीन पर आनी चाहिए। आज मंगलवार का दिन और 1/4% के दबाव के साथ इस समय, हालांकि बहुत वोलेटाइल है, जब मैं मार्केट समाप्त करूंगा तो समझाऊंगा आपको, लेकिन वोलेटिलिटी के बीच में इस समय हल्की वापस नरमी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कमाई के अड्डे में हमारे साथ एक दमदार पैनल होगा एक्सपर्ट्स का। फंडामेंटल कॉल लेंगे मयूरेश जोशी साहब से, साथ में टेक्निकल्स के लिए प्रकाश गाबा, राजेश पालविया, श्रीकांत चौहान होंगे मुंबई से, गुरुग्राम से असित बरनपति होंगे, लखनऊ से मानस, पुणे से आशीष बहेती, भोपाल से रचना वैद्य होंगे। अच्छा, आज 2:20 के आसपास, यानी कि 20 मिनट आगे, हम लोग लंदन से जुड़ेंगे इलारा कैपिटल के वाइस चेयरमैन और CEO राज भट्ट साहब। राज भट्ट साहब से बात करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव की जरूरत है। इस समय सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय बाजारों के लिए है FII की रिलेंटलेस, FII की कंटिन्यूअस सेलिंग। तो वो जो प्रेशर आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब थमेगा, और भट्ट साहब जैसे एक्सपर्ट्स या इलारा कैपिटल इस समय भारतीय बाजारों में कर क्या रहा है इस गिरावट के बीच में, इस वोलेटिलिटी के बीच में, ये समझेंगे। रिजल्ट्स के लिहाज से कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एक निफ्टी की कंपनी और 10 वायदा बाजार की कंपनीज के कल नंबर्स आने। अब इतने नंबर्स पे बातचीत करेंगे तो शो ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट बाजार जिन पे पैनी नजर रखता है उन स्टॉक्स पे बात करेंगे, उन रिजल्ट्स का एक टेक लेंगे, क्या एक्सपेक्टेड है, और तैयारी करेंगे। यतिन और सुमित दोनों होंगे हमारे साथ। फिर यतिन से आगे डीलिंग रूम का एक चेक भी लेंगे। तो बड़ा एक्शन पैक्ड होने वाला है अगला 1.5 घंटा हम सब के लिए। लेकिन एक काम करते हैं, इन सब से बातचीत की शुरुआत करें। पहले वीरू के पास जाऊं उससे पहले जरा भारतीय बाजारों की डिटेलिंग आपकी स्क्रीन पर आनी चाहिए। तो ट्यूसडे की दोपहर है, 3 दिनों का दबाव था। आज लग रहा था उस दबाव के बाद कि शायद एक रिस्पाइट होगा। जब हम लोग सुबह मॉर्निंग कॉल में चर्चा भी कर रहे थे, तब 1/4% का निफ्टी उछाल दिखा रहा था। निफ्टी खुला भी ठीक ठाक, एक समय निफ्टी 90 पॉइंट हरे निशान में ट्रेड कर रहा था, वहां से लेकिन एक प्रॉफिट टेकिंग आई, या कह लीजिए दबाव बहराता हुआ नजर आया, प्रेशर माउंट हुआ। तो 90 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी दरअसल क्रैक होके 170 अंक नीचे जाता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट 17,040, 17,050 के जोन्स तक चले गया। वहां से रिकवर हुए, वापस इन ग्रीन आए, और अब कल के क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द थोड़ी सी वोलेटिलिटी के साथ, वैसे आज का पूरा दिन का सेशन ही काफी वोलेटाइल होता हुआ नजर आया। बुल्स और बियर्स के बीच में एक अच्छा खासा टसल 3 दिनों की कमजोरी के बाद आपको स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। यूएस फ्यूचर्स स्क्रीन पे आने चाहिए। कल हफ्ते की शुरुआत हुई थी फ्लैट से, थोड़े से स्लाइटली नेगेटिव। आज भी यूएस फ्यूचर्स एकदम फ्लैटिश नोट पे डाउ और नैस्डैक इस समय कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। तो यूएस भी फ्लैट है इस समय, हमारे भारतीय बाजार भी फ्लैटिश नोट पे कामकाज करते हुए। अच्छी बात यह है कि ब्रेंट कूल ऑफ हो गया है। तो हम लोग सुबह 94 तक के जोन तक की चर्चा कर रहे थे कल सुबह, और आज वो वापस 92 के नीचे स्लिप हो चुका है। बॉन्ड यील्ड लेकिन 1.9 के ऊपर यूएस मार्केट्स में बढ़िया तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। 1.94 के लेवल्स है, वो अच्छी जॉब्स रिपोर्ट के बाद। तो जरा ग्लोबल क्यूज अनसर्टेन है, और वो अनसर्टेनिटी आपको स्क्रीन पे भी प्ले आउट होती हुई नजर आएगी। इस समय जो भारतीय बाजार में दबाव आ रहा है वापस, वो निफ्टी बैंक के चलते हैं। निफ्टी बैंक वापस 3/4% के दबाव के साथ कामकाज करता हुआ, और कल लार्ज कैप्स करेक्टिव मोड में थे। आज ब्रॉडर मार्केट्स में ज्यादा पेन है। वो लार्ज कैप्स तो फिर भी वोलेटाइल है, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मार्केट ब्रेथ स्क्रीन पे आनी चाहिए। 1:3, 1:4 का रेशियो है डिक्लाइंस के फेवर में, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 75-80% शेयर्स अभी भी लाल निशान में आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। यह है बाजार का सूरत हाल। और आज सुबह की कमेंट्री याद करिएगा, 17,308, 360, 363, ये वो जोन्स थे जो बड़े क्रिटिकल थे। इसके ऊपर जाएगा तो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का मूव आएगा, मंदी के सौदे और एग्रेसिवली कटते हुए नजर आएंगे, फ्रेश तूल मिलेगा। इन लेवल्स को बड़ा ध्यान से रखिएगा, अदरवाइज फिर से एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। आज के इंटरडे चार्ट्स पे दिन का हाई देखिए 17,306, प्रिसाइसली उन्हीं लेवल से भारतीय बाजार घूमे जो आज सुबह वीरू की कमेंट्री थी।
वीरू, जैसा डिफाइन किया था वैसे ही उन्हीं जोन्स पे आके हमने एक रफ पैच हिट कर दिया। क्या करना है बाजार में अब उस रफ पैच के नीचे ही इस समय कामकाज होता हुआ? देखिए आशीष, उस पॉइंट को डिटरमाइन करने में देखिए दो चीजें काम आई थी। देखिए कल का एक वो जोन जिसके नीचे सबसे बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था वही था परसों का मतलब कल का मतलब वो था 17,300। कल जहां पे सबसे बड़ा कॉल राइटर, डायरेक्टर साहब वो पिरामिड है तो प्लीज लाके दिखाइएगा। सुबह हमने वो लेवल क्यों डिटरमाइन किया और मैं इसलिए दोबारा आशीष दिखा रहा हूं क्योंकि वही क्रक्स है अभी भी। 17,300 पे आशीष सबसे बड़ा कॉल राइटर था, लास्ट कॉल राइटर नीचे की तरफ जो बैठा हुआ था। और उसीलिए मैंने कहा था कि 17,307 और 362 क्या है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक ये जोन ना कटे तब तक लॉन्ग करने की बात मत करिएगा। और एक बात देखिए आशीष, 17,300 का कॉल राइटर लास्ट जो ब्लू कैंडल है और नीचे वो जो हल्की सी अगर आप देखें लाइट ब्लू कैंडल है वो है 17,000 का पुट राइटर। कल ठीक इसी टाइम पे आशीष 17,150 पे हमने निफ्टी कवर कराया था शॉर्ट और कहा था कि हायर लेवल पे शॉर्ट करिए। शॉर्ट करने का लेवल अच्छा होना चाहिए आपका एंट्री पॉइंट शॉर्ट पे, और वो क्या था, अगर 306 ना निकले जहां पे कॉल राइटर है, उस जोन को हम पेनिट्रेट ना करें तो तब तक लॉन्ग मत करिएगा। तो वो शॉर्ट का ट्रेड आपको खूबसूरत मिला। और आशीष दूसरा पॉइंट ये था कि 17,000 और 17,100 की रेंज में शॉर्ट मत रहिएगा। और आज अगर आप इंटरडे जोन देखिए तो वही जोन से अगर आप देखिए रिकवरी आ रही है। तो एक टिपिकल रेंज है अभी आशीष निफ्टी की और वो है ऊपर 17,300 और नीचे अगर आप देखें 17,000 17,100। इसी जोन को ट्रेड कीजिए। और आशीष फिर एग्जैक्टली 2-4 पे कह रहा हूं कि अब से 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 45 मिनट बाद जब भी 17,310 निकल जाए तो आपको शॉर्ट कवरिंग का एक 100 पॉइंट का स्विंग ऊपर की तरफ जरूर मिल जाएगा। लेकिन 17,100 के नीचे फॉर द टाइमिंग अभी शॉर्ट मत रहिएगा। दूसरी बात, बैंक निफ्टी स्क्रीन पे लेके आइएगा। सुबह क्या बात हुई थी हमारी, 38,200 ये एक क्लस्टर है। 38,000 पे कॉल राइटर था और 38,200 जब तक ना निकले शॉर्ट्स और सेल एंड राइज की अप्रोच रहेगी। और वो देखिए वो निकला नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं आशीष, यहां पर वही पॉइंट है। सुबह अगर आप शॉर्ट पे पैसा कमा चुके हैं या फिर लोअर लेवल्स पे आपने लॉन्ग किया था, याद रखिएगा अब फॉर द टाइमिंग 38,200 ये ऊपर की तरफ कटा तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो अब मेरा जो लेवल है आशीष वो है 17,310, इसके ऊपर एक 100 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग स्विंग और निफ्टी बैंक में 38,200। और आशीष एक और चीज लास्ट वो ऐड करूंगा, जब तक 38,200 ऊपर की तरफ ना कटे बैंक निफ्टी एक टिपिकल सेल एंड राइज का ही कैंडिडेट है आशीष। भाई साहब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और सुबह जो लेवल्स मेंशन कर रहे थे डिफाइंड मार्कर्स बिल्कुल वहीं से बाजार घुमा है, तो बड़ा ध्यान रखिएगा। 17,310 के ऊपर जब निफ्टी जाएगा अब से आने वाले सेशन में, तब एक बढ़िया कवरिंग का मूव। 17,100 के नीचे शॉर्ट इनिशिएट करे, अभी कुछ ना करे। तो ये बेसिकली वीरू अभी जो है अपन 100-300 के बीच वाला जोन, ये नो ट्रेड जोन बन गया। इसमें देखिए, इसमें एजेस को ट्रेड कीजिए आशीष। जब तक 310 ना निकले हायर लेवल्स पे शॉर्ट, और जब तक नीचे अगर आप देखिए 17,000 वॉलेट ना हो, 17,100 17,000 के बीच में अपने शॉर्ट्स को कवर कीजिए। तो ये एक टिपिकल चैनल है आशीष, जहां पे कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस है और पुट राइटर का कॉन्फिडेंस है आशीष। निफ्टी बैंक पे 38,200 के लेवल्स, सुबह भी ऐसे ही लेवल, यही लेवल्स पे चर्चा हुई थी, अभी भी बिल्कुल वही लेवल। जब तक वो नहीं ब्रीच होते तब तक सेल ऑन राइज का ही बाजार है निफ्टी बैंक। आपकी स्क्रीन पर देखिए इस समय 37,730। मेरे ख्याल से इसने भी आज दिन के हाई यही छुए थे, 38,222। हाँ 38,222 देखिए आपकी स्क्रीन पे। बढ़िया, तो ये हो गई बाजार की कमेंट्री। अब जरा सारे एक्सपर्ट जो जुड़ चुके हैं प्लीज एक एक करके सबको स्क्रीन पे दिखाइए। मैं सबसे पहले जा रहा हूं मानस के पास। मानस हाय, गुड आफ्टरनून। क्या कर रहा बाजार में आज आप, और आपका इस समय का बढ़िया वाला स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड कौन सा है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए मेरा समझना यह है कि फिलहाल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दो इंडाइसेस में तो ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। एक चीज जरूर है कि निफ्टी पे हाई लेवल पे दबाव है, तो आपको खरीदारी तो नहीं करनी है, लेकिन करंट लेवल पे निफ्टी पे शॉर्ट पोजीशन बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीचे की तरफ के टारगेट सेट करना फिलहाल के लिए मुश्किल होगा। मैं अगर शॉर्ट करूंगा निफ्टी पे तो 17,100 के नीचे शॉर्ट करूंगा, क्योंकि उसके बाद 200 रुपए का डाउन साइड हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए निफ्टी पे ट्रेड नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक रहे वो बेहतर रहेगा। तो जहां वीकनेस है वहां पर आपको बिकवाली करनी है। तो मेरा जो इस टाइम का पिक है वो BHEL है, भेल है। भेल ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 57-56 की रेंज में था,
उसको ब्रीच किया है, वहां पर थोड़े बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे BHEL ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि यहां से करीब 4 से 5 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिलेगा, इसलिए 58 के स्टॉप लॉस से यहां पर एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए, जहां आपके टारगेट 52 रुपीज के रहेंगे। भाई BHEL में बिकवाली करने का कॉल, तो जहां पे वीकनेस नजर आ रही है उस पॉकेट में बेचने की सलाह है, और वो है BHEL। इस समय अभी भी मेरे ख्याल से 3% के दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ बेच के चलिएगा। लेवल्स और स्टॉप लॉसेस प्रोड्यूसर साहब अपडेट कर देंगे आपको, आपकी स्क्रीन पे नजर आने लगेंगे। तालिया साहब, हाय, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है और हरे और लाल के बीच में एक नोकझोंक चल रही है। तो मार्केट में जिस तरीके से रिकवरी लोअर साइड से बनी, तो हम रिकवरी के साथ ही अब यहाँ पे ट्रेड करना चाहेंगे, और उसमें मेटल और फार्मा, 2 सेक्टर काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ मिनटों में टाटा स्टील में काफी अच्छा एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिली, और जिस तरीके से टाटा स्टील, JSW स्टील इस तरह दिखाते हुए दिख रहे, तो हम टाटा स्टील को यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। 1215-16 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहे, और जिस तरीके से अब स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही टाटा स्टील में, ये स्टॉक में हमें लगता है टारगेट आना चाहिए 1245 से 1255 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1195 का, और टाटा स्टील फ्यूचर पे बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, टाटा स्टील फ्यूचर्स, यकीन मानिए आशीष, गजब का स्टॉक रहा है ये, गजब का स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स। और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से चार्टिकली देखें तो सबसे वाजिब स्टॉक अगर को दिखाई दे रहा है तो वह टाटा स्टील। राजेश पारवे जी, आपकी चॉइस बहुत अच्छी थी। आज सुबह से कुछ चुनिंदा अच्छे रेट्स आए, तो इनमें से ये एक होगा। 18 अगस्त 2021 से लेकर अब तक की जो पूरी फॉलिंग चैनल है उसको बड़ी खूबसूरती से और अच्छी तरीके से काटता हुआ। याद रखिएगा, इस फॉलिंग चैनल से निकलने के वक्त जिस प्रकार की हमें वॉल्यूम्स की जरूरत थी, अगर आप पिछले 7 दिन में देखें तो वो वॉल्यूम्स स्क्रीन पर विजिबल है। तो एक स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें प्राइस सेक्शन इस पर स्क्रीन पर, मेटल्स कुछ डिफरेंट ही और ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं, इसमें याद रखिएगा। आशीष बहती जी, नमस्कार, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है, बताइए। गुड आफ्टरनून बिल्कुल जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी का जो ट्रेड है वो है कैश काउंटर से सुवेन फार्मास्यूटिकल। आज इसके नंबर्स आए और ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड पैट तीनों में काफी एक अच्छी बढ़ोतरी दिखी है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने जो हाईज है जो उसने अगस्त में बनाया था उसके पास करीब आ चुका है, और अगस्त तक के सारे हाईज उसने कवर अप कर लिए। हमें लगता है कि यहाँ से इसे फ्रेश हाई की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं हम। 585 का टारगेट के लिए बाइंग की सलाह है। 560 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है सुवेन फार्मास्यूटिकल्स में। ओके, सुवेन फार्मा, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप इस मार्केट की टर्बुलेंस और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आप छुप रहे हैं कैश स्टॉक्स के बीच में, और देखिए छुप भी आप बहुत एक अव्वल दर्जे के चार्ट में रहे हैं, एक बेहतरीन चार्ट, और ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी है करीब 584 की। दैट मीन्स ऑलमोस्ट ये अपनी ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। बेहद ही खूबसूरत चार्ट। तो जिसे कहते हैं ना, अनवांटेड जो शॉर्टिंग प्रेशर होता है उसको दरकिनार करके आपने कैश के स्टॉक को पिक कर लिया, दैट्स गुड। और टाटा स्टील इस बीच डे हाई पर आता हुआ 1221.20 फ्यूचर्स रोलिंग में। प्रकाश गावा सर, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून। मुझे अच्छा लगता है स्टॉक इस वक्त बैंकिंग क्षेत्र से बैंक ऑफ बड़ौदा 114 का स्टॉप लगा देना चाहिए, 120 की तरफ जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, और मुझे लगता है बैंक निफ्टी शायद आजकल वो संभल जाए। बाइस थोड़ा ऊपर है, शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए मेरी। बैंक ऑफ बड़ौदा, सरकारी बैंक आजकल रह रहे कि गजब का मूव दे रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा दिन के हाई 3.5% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ, और मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा का साल भर का चार्ट दिखाइएगा, जिन टिक्स पे इस समय ट्रेड कर रहा है ये इसके 52 वीक हाईज हैं जिस पर बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय ट्रेड कर रहा है। आज ही मेरे ख्याल से 117 के जोन छुए और 117.52 तक हाईज। ये देखिए क्या बढ़िया मूव बैंक ऑफ बड़ौदा में, और गाबा सर मान रहे हैं कि यहां से फर्दर अप मूव्स ये स्टॉक डिलीवर कर सकता है। गाबा सर, आज निफ्टी बैंक को ट्रेड नहीं लिया सुबह से, क्या लिया? बिल्कुल शॉर्ट लिया एक सुबह, निकल गया, उसके बाद वापस एक शॉर्ट मिला नहीं, लॉन्ग मिला नहीं, लेकिन अगर लगता है कि मुझे लॉन्ग मिलेगा, कहां मिलेगा मुझे खुद पता नहीं। हाँ, लेकिन 17,300 पार कर लेगा, उसके ऊपर क्लोज मिलता है तो वहां पर एक लॉन्ग मिलेगा, या फिर 38,000 पार कर ले फिर एक लॉन्ग मिलेगा, शायद फिर कर देगा। मतलब मन तेजी करने का है आपका, लेकिन आप भी 17,300 का इंतजार करोगे? बिल्कुल। एक्चुअली देखा जाए तो अभी जो निफ्टी देखा जाए तो 17,150 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, 140-150 में फ्यूचर के। मुझे लगता है वो होल्ड करेगा,
जो सेटअप बन रहा है उसके हिसाब से कंफर्मेशन मिलेगा रिवर्सल का, जब वो पार करेगा 17,300, और तब तो मैं ले लूंगा। अगर आज लास्ट के 15 मिनट में 17,300 के ऊपर भी मिला तो मैं घर ले जाऊंगा कॉल्स, जो देखा और जो होगा देखा जाएगा। ठीक है भाई, गावा सर का बैंड्रा में घर भी बड़ा है तो कॉल भी ले जाएंगे तो रखने की जगह रहेगी। 17,310 तो वीरू ने भी मेंशन करा था कि इन्हीं लेवल्स के ऊपर बढ़िया कवरिंग का मूव आएगा। गावा सर भी वही कह रहे हैं 17,300 के जोन से एक बार वो क्लोजिंग तक अगर वो स्तर दिख गए तो घर ले जाने का मन बना सकते हैं आप। हाँ तेजी का। अच्छा मयूरेश को स्क्रीन पे दिखाइए। मयूरेश हाय, गुड आफ्टरनून। चौथा दिन हो गया, कहने के लिए आज वॉलेटाइल है लेकिन लाल में ट्रेड कर रहा है, क्या हो गया? तो आफ्टरनून आशीष जी, आफ्टरनून वीरू जी। तो जैसे आपने काफी फैक्टर्स कहे हैं, आई थिंक मार्केट के सारे फैक्टर्स को आशीष जी देख रहा है। आरबीआई पॉलिसी से क्या निकल के आता है, रिवर्स रिपो का तो एक अच्छा खासा एक अनुमान लगाया बैठा है बाजार, पर क्या स्टेटमेंट्स आते हैं गवर्नर साहब के, क्या हॉकिश स्टेटमेंट्स रहेंगे, दर्शा रहे कि अगले कुछ महीनों में शायद रेट हाइक्स देखने मिलेंगी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़ी कम हो रही है, बट आई थिंक जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स पूरी दुनिया में है शायद वो एक सस्टेनेबिलिटी फैक्टर ला रहे ग्लोबल इक्विटी वॉलेटिलिटी के लिए। तो मुझे लगता है वॉलेटाइल फेज जरूर है। हमारा जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है वहां पे बहुत लाइट है आशीष जी फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि हमने जो देखा है कि जो लीडर्स हैं काफी ग्रोइंग या ग्रोथ वाले सेक्टर्स में वहां पे अच्छी खासी आई थिंक एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और लीडरशिप इनफैक्ट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कहीं ना कहीं आई थिंक नाउ लुकिंग आउट अगले कुछ हफ्तों में कि कौन से सेक्टर्स में लीडरशिप लेके आएंगे, और ये जो चर्न कर रहे हैं फ्रॉम लॉन्ग टर्म, जस्ट वेटिंग एंड वाचिंग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज के लिए, जहां पे आई थिंक अच्छे चुनिंदा सेक्टर्स जो अपटर्न में अगले कुछ क्वार्टर्स तक अच्छा करेंगे और उनके लीडर्स उनको पिक करेंगे। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम अगले कुछ हफ्तों में जहां पे पूरी चर्निंग होगी, बट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में लाइट है लुकिंग एट ग्लोबल इवेंट्स। बेसिकली आपने ऑफ लेट अपना पोर्टफोलियो रिड्यूस किया है, पोर्टफोलियो साइज रिड्यूस करा है, कुछ माल बेचा है। यस, अच्छा खासा बेचा है आशीष जी, बट ट्रेडिंग के हिसाब से आई थिंक वी आर स्टिल एक्टिव, और जैसे पालवेल जी भी कह रहे थे हमें लगता है आई थिंक फार्मा और मेटल्स फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हमारी जो ट्रेडर्स में टीम है वहां पे अच्छे मौके हो सकते हैं। ये तो ट्रेडिंग वाला हो गया। आपने कहा हाई ग्रोथ स्टॉक से अब लीडरशिप में बदलाव हो रहा है, ये लीडरशिप में बदलाव होकर कौन सी पॉकेट्स आपको लग रहा है कि अब फ्लोज उस तरफ चैनलाइज होते हुए नजर आएंगे? ये फैक्ट है क्योंकि आईटी ठंडा पड़ गया, अपने ईयर हाई से 12% वो आईटी इंडेक्स नीचे है, बैंक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। आप लोग कौन से पॉकेट्स में बेट कर रहे हो मयूरेश जी, या फिर चर्निंग? अभी तो आप हल्के हो, आप करो लीडरशिप को चेज करोगे, वो पॉकेट्स कौन सी, पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ कौन सी नजर आ रही है? तो आशीष हमारे यहाँ ना सिस्टम में बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम सेक्टर रोटेशन ग्राफ कहते हैं। तो एट ओनिल वी हैव डेवलप्ड दिस सेक्टर रोटेशन ग्राफ, और सेक्टर रोटेशन ग्राफ के हिसाब से आई थिंक ग्रोथ से आई थिंक थोड़ी ट्रांजिशन जरूर वैल्यू की तरफ हो रही है। तो आई थिंक जो फार्मा स्टॉक्स हैं एज एन एग्जाम्पल, आई थिंक वहां पे आई थिंक थोड़े अच्छे खासे मौके दिखने लग रहे हैं इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और एविडेंट हो जाएंगे। दूसरा आई थिंक जो एक चुनिंदा पॉकेट है in terms of outgrowing sectors within the capital intensive part of the business, ये रोड वाली कंपनी हुई, जैसे मैंने कहा सीमेंट वाली कंपनी हुई, होम इंप्रूवमेंट वाली हुई, अच्छी खासी चली है, बट यहाँ पे आई थिंक थोड़े आई थिंक अगर सेलेबल लेवल्स आते हैं, थोड़े अगर निचले स्तर आते हैं और वहां पे अगर कंसोलिडेट होते हैं तो मुझे लगता है कि ये सारे ग्रोथ पॉकेट्स वापस इमर्जिंग स्पेसेस आ सकते हैं। बट आई कीप यू पोस्टेड, आई थिंक 2 से 3 हफ्ते में आई थिंक अच्छा खासा आई थिंक एक अंदाज आ जाएगा जहां पे पूरी वैल्यू ट्रांजिशन हो। आपसे पूछता रहूंगा अब मैं, लेकिन ये हमने विलियम ओनील में सेक्टर रोटेशन ग्राफ बनाया है, मतलब कि वो क्या अपने आप वो आपको दे देता है कि कौन से सेक्टर्स में थ्रस्ट है, आप लोग कुछ डेटा फीड करते हो और आउटपुट मिल जाता है क्या, ऐसा होता है क्या? Actually, I think what we've devised is क्योंकि हमारे क्यूरेटेड सिस्टम जो रहते हैं मल्टीपल डेटा पॉइंट्स सिस्टम एनालाइज करता है। हमारे सिस्टम में इंडस्ट्री रैंक यानी जो सेक्टर की रैंकिंग होती है ये कैसे बदलाव ला रही है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, पिछले कुछ सालों में और पिछले कुछ हफ्तों में। तो आई थिंक डिफरेंट टाइम होराइजन्स पे डिफरेंट डेटा सेट्स को लेके अर्निंग्स ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन, डिविडेंड पे आउट्स, कैश फ्लोज, आई थिंक ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इस पे आई थिंक अनुमान लगा के आई थिंक जो इंडस्ट्री रैंकिंग चेंज होती रहती है, आई थिंक ये ग्राफ प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करता है, इसको हम ग्राफिकल फॉर्मेट में डालते हैं। सब सेक्टर रोटेशन में बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक आपको अगले हफ्ते आई थिंक आई गिव यू डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन दिस। बिल्कुल ठीक है, और जब भी आउटपुट मिले कुछ बढ़िया वाले सेक्टर जिसपे थ्रस्ट हो तो प्लीज हम सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। अच्छा, ये तो सेक्टर रोटेशन ग्राफ है, ये कुछ स्टॉक रोटेशन का ग्राफ है क्या? कौन से स्टॉक्स पे ट्रेडिंग के लिहाज से आप लोग दाव लगा रहे हो?
तो बिल्कुल डिसएबल आई थिंक हमारी ट्रेडर्स टीम को मेटल्स और फार्मा ये काफी अच्छा लग रहा है. विद इन मेटल्स एज अ क्लियर डिस्क्लेमर, जिंदल स्टील एंड पावर इज समथिंग दैट द टीम इज लाइकिंग. दो चीजें हो रही है आई थिंक. एक जो चाइना में डेवलपमेंट्स हो रही है, रिपोर्ट्स ये सुनाई दे रहे हैं कि आई थिंक ये प्रोलॉन्ग कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक इकोनॉमिक फॉल देखने मिल रहा है चाइनीज इकोनॉमी में. दे आर प्रोबेबली लुकिंग एट जो एमिशन नॉर्म्स है, स्पेसिफिकली आई थिंक कार्बन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज जैसे स्टील हुआ, सीमेंट हुआ, वहां पे आई थिंक थोड़ी सहूलियत दे रही है इन टर्म्स ऑफ टाइम लिमिट्स. इसलिए आई थिंक स्टील सेक्टर हो या नॉन फेरस हो, यहाँ पे आई थिंक अच्छा खासा बढ़ावा मिल सकता है बिकॉज चाइनीज डिमांड कैन कम बैक इन रोलिंग फैक्टर और ग्लोबल डिमांड तो है ही. दूसरा आई थिंक नेट डेट टू इबिटा पे जेएसपीएल ने इतना प्रोग्रेस किया है, 0.5 पे आ गई है, एक्सपेक्टिंग टू बी नेट डेट फ्री FY 23 तक यानी अगले वर्ष तक का. वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स 66% आई थिंक मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स है, जिसके लिए आई थिंक इनका जो लॉन्ग टर्म इबिटा पर टन है दैट शुड इंप्रूव. और जो रॉ मटेरियल के इश्यूज होते हैं काफी कंपनीज को, आयरन ओर की जो सिक्योरिटी है 50% हेज्ड विद कोकिंग कोल, आयरन ओर प्राइसेस आर गोइंग टू द रूफ. तो कहीं ना कहीं आई थिंक दैट विल आल्सो रिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा आई थिंक दबाव नहीं आए इबिटा मार्जिन के ऊपर जेएसपीएल में. तो हमें लगता है आई थिंक ट्रेडिंग के हिसाब से मेटल्स और फार्मा, मेटल्स पे जेएसपीएल इज समथिंग दैट द टीम इज लाइकिंग. 480 का लक्ष्य फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, 405 का स्टॉप लॉस. SPL जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड तो मेटल्स रडार पे है. पालवे साहब ने टाटा स्टील की बात करी थी ट्रेड के लिहाज से, और ये देखिए दूसरा स्टॉक आ गया है जो मयूरेश को पसंद आ रहा है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड. इसको रखिएगा रडार पर, खरीदारी करने का कॉल. इस बीच थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ वीरू, निफ्टी अब 1/3 से ज्यादा का दबाव. निफ्टी बैंक अब वापस ऑलमोस्ट 1% की कमजोरी, 325 350 अंकों का दबाव. कुछ स्टॉक्स जो दबाव ऑफलेट आए एकदम प्रेशर में, इंट्राडे चार्ट एक्शन साहब दिखाइएगा. श्री सीमेंट अब 1.25% का दबाव और पिछले कुछ मिनटों में प्रेशर धीरे धीरे बढ़ा है स्टॉक पे. भारतीय एयरटेल के आज नंबर्स आने हैं. नंबर्स से पहले ये देखिए श्री सीमेंट दिन के लोज पे आ गया है. भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स आने हैं, मेरे ख्याल से बाजार बंद होने से ही आएंगे, और अचानक दिन के लोज के आसपास अब ये स्टॉक आधे % से ज्यादा की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ. वो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व की जो मैं बात कर रहा था, बजाज फाइनेंस स्क्रीन पर आएगा. कंट्रीब्यूशन में पॉजिटिव साइड में कंट्रीब्यूट कर रहा था कुछ देर पहले, लेकिन अब हल्का हल्का ठंडा होना शुरू हो गया है ऊपरी स्तरों से. ये वो पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ थी जो निफ्टी को सपोर्ट कर रही थी जब निफ्टी बैंक दबाव में था. ऐसे इंडसइंड बैंक को स्क्रीन पर लेकर आइए. लार्सन एंड टूब्रो, SBI, ये सब बड़े हेवी वेट स्टॉक्स जो है, टाटा मोटर्स इंक्लूडिंग, सब में थोड़ा सा दबाव धीरे धीरे वीरू बढ़ रहा है. और कुछ शॉर्ट ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं. यहां पर एक बजा डॉक्टर साहब ब्रेक पर आप मदरसन सुमी को लेके आइए. आपकी स्क्रीन पे 177.30 शॉर्टिंग के पर्सपेक्टिव से या फिर लॉन्ग पुट के पर्सपेक्टिव से एक बार जरा मदरसन सुमी की पुट रखिएगा स्क्रीन पे. देखिए पहली चीज थी वाइल्ड हायर शेडो, यानी प्राइस खुल के ऊपर गया, टिक नहीं पाया. एक पार्ट वो था, और दूसरा पार्ट था यहाँ पे, एक सेकंड में इसकी पुट का प्रीमियम निकालूं. इसकी 170 की पुट निकालिएगा और 170 की पुट ट्रेड करिए ₹3.70 पे. ₹3.70 मेरे स्क्रीन पे प्रीमियम है. पालिया साहब, क्योंकि ये अब डे लो पर है और इनफैक्ट ये 1 फरवरी के बजट डे के अगर आप देखें लो को तोड़ने की तैयारी करता हुआ 200 डेमा के नीचे ऑलरेडी स्विंग बड़ा आ चुका है. क्या कहेंगे इस पुट ऑप्शन के बारे में? तो वीरेंद्र जी वीक हो ही चुका है ये स्टॉक का, और काफी समय से हम देख रहे हैं कि ये हायर साइड पे कंटिन्यूस इसमें सप्लाई बना हुआ है. तो जिस तरीके से सेटअप बना, हमें लगता है कि प्रीवियस स्विंग लो की तरफ बिल्कुल यहाँ से बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि मार्केट में अभी भी स्टेबिलिटी आते हुए दिख नहीं रही है. सप्लाई जरूर बना हुआ है, तो हमें लगता है कि बिल्कुल 170 की पुट लेके इस पर एक वीकनेस को प्ले किया जा सकता है. तो अब हो गया करीब ₹4 के आसपास. इसमें स्टॉप लॉस रखे ₹2.50 का, और अपसाइड के टारगेट आना चाहिए ₹6.5-7 तक के. तो मदरसन सुमी का सेटअप जो बन रहा है, हमें लगता है कि अब इसमें डाउन साइड जो आना चाहिए वो करीब 170 तक तो आते हुए दिख सकती है. तो यहाँ से करीब 2 से 3% का करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है. तो ये पुट को बाय करके इस वीकनेस को प्ले किया जा सकता है. ₹6.5 से ₹7 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं इस पुट में 170 की पुट. मदरसन सुमी पे डिटेल्ड चर्चा और स्टॉक के मूवमेंट पे और एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी आप लोगों की स्क्रीन पर आती हुई. अच्छा, आपकी स्क्रीन पे नीचे ब्रेकिंग न्यूज चल रही है. पार्लियामेंट में रिप्लाई आया है कि देश में फर्टिलाइजर उत्पादन जो है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन जो है, वो बढ़ाने की तैयारी हो रही है. इस पर डिटेल लेने के लिए लक्ष्मण जुड़ेंगे
और साथ साथ मैंने कहा था ये ग्लोबल मूड चेक लेंगे, राजभट्ट सर जुड़ने वाले हैं लंदन से, तो राजभट्ट सर भी रेडी हो रहे हैं, उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन पहले असित जुड़ चुके हैं, तो असित से उनका, अच्छा आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसी को भी कोई बढ़िया ट्रेड नजर आ रहा हो तो प्लीज पीसीआर को इन्फॉर्म जरूर करिएगा, तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन पहले असित के पास। असित, कैसा लग रहा है मार्केट इस समय और क्या ट्रेड है इस समय के लिए स्टॉक स्पेसिफिक? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून बीरेन जी। मार्केट वीक लग रहा है मुझे, जिस हिसाब से आज थोड़ा बाउंस आके रिकवर हुआ था, उसके बाद फिर सेल ऑफ देखने को मिला। अगर बैंक निफ्टी 38,000 के नीचे रह रहा है, निफ्टी 17,300 के नीचे रह रहा है, वी विल सी बिट ऑफ करेक्शन आई वुड से। So that is how I'll be looking at it. But as of now, for today, right now, I'm looking at Kotak Bank. Kotak Bank को हम short कर सकते हैं with 1825 as a stop loss for a target of close to around 1770 maybe. And उसको एक बार होने के बाद stop loss का ट्रेल करना चाहिए। And 1800 का पुट जो कि 35 रुपए में चल रहा है, उसको 28 रुपए या 27 रुपए का स्टॉप लॉस रखे फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 50 रुपीज। कोटक बैंक में 1800 में अच्छा खासा पुट रेटिंग था, बट इट इज गेटिंग अनवाइंडेड, तो मेरे हिसाब से कोटक बैंक में थोड़ा प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। सो कोटक बैंक इज शॉर्ट फॉर मी टुडे। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक आपके लिए शॉर्ट है, याद रखिएगा, और 1800 की पुट का विकल्प भी आपके पास खुला हुआ है। देखिए हम एक क्लोजिंग को ट्रेड कर रहे हैं, ऑलरेडी निफ्टी नीचे है, और याद रखिएगा जब भी आपको इन ट्रेड्स पे अच्छे प्रॉफिट्स मिले, 1% 1.5% का स्विंग मिल जाए, दैट्स इनफ, ट्रेड्स को लेके बाहर निकलिए। असित ने ट्रेड दिया है, हम असित से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड भी लेंगे कुछ देर में, लेकिन अगर आपको ट्रेड्स पे स्क्रीन पे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो लेकर निकलिए भी। जैसे अभी हमने बात की थी ना पुट की, वो पुट 4 रुपए 20 पैसे हो गए 370 की, तो प्रॉफिट्स को लेकर निकलिए भी। मानस, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, स्क्रीन पर जरा एक बार आप अपोलो हॉस्पिटल्स को देखिए, और ये कैंडल्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि ये स्टॉक शायद रुके ना इस बार इसकी जो आई थिंक फोर्स नजर आ रही है ना सेलिंग में काफी ज्यादा है। आज आप देखिए डे लो पर ट्रेड करता हुआ, और कैसे अप्रोच करेंगे इसकी, एक बार 4300 की पुट भी रखिएगा या फिर शॉर्ट करने पर आपका तर्क क्या कहता है? आपको लगता है कि इसकी 4300 की पुट ट्रेड कर रही है 127 पे, या फ्यूचर्स को शॉर्ट करना, क्या आप एक अच्छा विकल्प समझते हैं? देखिए, पहले हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड नेगेटिव है, क्योंकि लोअर टॉप फ्लोर बटन बन रहा है। कुछ दिन पहले स्टॉक ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, पुल बैक देखने को मिला, लेकिन स्टॉक अपने 20 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, और जिस तरह की बिकवाली देखने को मिल रही है, मेरा समझना है कि वापस जो रिसेंट लोज थे, मेरे ख्याल से वो 4100 के आसपास के होंगे, तो वो वापस टेस्ट हो सकते हैं। एट द मनी पुट ऑप्शन पे ही ध्यान देना है, और मेरा समझना है कि वहां पर आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। एट द मनी जो पुट ऑप्शन है 4400 का पुट ऑप्शन, वो 176 का ट्रेड कर रहा है, यहां पर खरीदारी करिए 124 रुपए के स्टॉप लॉस से, तो 50 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ 300 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल इस समय 1.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। लेकिन चलिए अब जरा दो इंपॉर्टेंट न्यूज डेवलपमेंट्स हैं, क्विकली लक्ष्मण के पास जा रहा हूं, जो फर्टिलाइजर पर पार्लियामेंट से अपडेट आ रहा है। पहले लक्ष्मण बता दें क्या अपडेट है, उसके बाद भट्ट साहब के पास जाते हैं। लक्ष्मण, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दरअसल फर्टिलाइजर सेक्टर को लेके फर्टिलाइजर मिनिस्टर का एक बहुत ही बड़ा और अहम बयान आया है, और यह बयान दो मायनों में अहम है। पहली बात कि भारत में फर्टिलाइजर के मोर्चे पर आत्मनिर्भर होना है, और फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन तुरंत कैसे बढ़ाना है, इसका रोड मैप सरकार ने एक तरीके से पेश किया है। और इस रोड मैप के हिसाब से फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने कहा है कि सरकार ने अलग अलग कंपनियों को यह कहा है कि आप अपना प्रोडक्शन जितना है उससे अतिरिक्त क्षमता के हिसाब से उत्पादन करिए, और कंपनी का नाम भी दिया गया है इस जवाब में। आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, एफएससीटी, इन दोनों को कहा गया है कि आप अपना नया डीएपी और एनपीके का प्लांट लगाइए, और आरसीएफ और एफएससीटी जो है 5 से 5.5 लाख मीट्रिक टन सालाना क्षमता उत्पादन वाले जो है ये प्लांट यहां पे लगाएंगे। दूसरी जो कंपनी है मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड, इन सबको भी कहा गया कि आप अतिरिक्त उत्पादन का प्लांट लगाइए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक और चीज कही गई है, वो ये कि भारत में क्या होता है, फर्टिलाइजर कंपनियां कच्चे माल का इंपोर्ट करती हैं। अब यह कहा गया है कि इंपोर्ट कच्चे माल का जो किया जाता है एक तरह से माइनिंग मटेरियल होता है। अब फर्टिलाइजर
मिनिस्ट्री माइनिंग मिनिस्ट्री के साथ संपर्क में है कि जो माइनिंग करके हम रॉ मटेरियल बाहर से लाते हैं वो खुद यहां क्यों नहीं कर सकते हैं, तो कच्चे माल भी फर्टिलाइजर कंपनियों को सस्ते मुहैया कराया जा सके, इसकी भी कोशिश शुरू हो चुकी है। तत्काल उत्पादन बढ़े, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़िए और कच्चे माल का मुहैया कराया जाए घरेलू बाजार में, इसकी व्यवस्था की जा रही है। यह फर्टिलाइजर मिनिस्टर का बयान लिखित जवाब आया है राज्यसभा में। दो स्पेसिफिक स्टॉक्स आरसीएफ और फैक्ट दोनों को लेफ्ट और राइट स्क्रीन पे दिखाइएगा। दोनों में दिन के लोज से, जो लक्ष्मण ने स्टॉक्स मेंशन करे, दोनों में दिन के लोज से बढ़िया रिकवरी आती हुई। आरसीएफ और डेक्सा फैक्ट दिखाइएगा। आरसीएफ अब एकदम फ्लैटिश टेरिटरी पे ट्रेड करता हुआ दिन के लोज से ऑलमोस्ट 1.25% का अपमूव आता हुआ। लाइकवाइज फैक्ट जो है पिछले कुछ मिनटों में लोअर लेवल से 2% की रिकवरी दिखा के अब ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फ्लैटिश हल्के लाल निशान में है, लेकिन ध्यान रखिए दिन के लोज से बढ़िया रिकवरी इन दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो आत्मनिर्भर बनना है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ानी पड़ेंगी और दूसरा जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सस्ते मुहैया कराने की तैयारी हो रही है। इन दोनों ही स्टॉक्स पे बहेती साहब आप क्विकली चेक दे दीजिए। आरसीएफ और फैक्ट किसी भी चार्ट में कोई भी दम कम ट्रेड करने के मौके या छोड़ दिया जाए? आरसीएफ की अगर मैं पहले बात करूं तो काफी कंसोलिडेशन फेज में आरसीएफ फंसा हुआ है। ऑलमोस्ट मार्च 21 से अभी तक स्टॉक एक 15-20% ही अप एंड डाउन के कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है। अभी भले 200 डेमा के ऊपर जरूर है, लेकिन 20 डेमा के आज भी उसमें सपोर्ट लेकर वहीं से एक सेलिंग आ रही है। तो अगर इसे स्टॉक में खरीदना है तो 79 के ऊपर ही खरीदारी की सलाह है इसमें। और अगर फैक्ट की बात करूं तो फैक्ट का स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली आरसीएफ से ज्यादा बेटर दिख रहा है ओवरऑल, बट अभी भी ये प्रेशर में ही है। फैक्ट भी नीचे लेवल से रिकवरी अच्छी आई है फैक्ट में, तो फैक्ट में जरूर एक पोजीशन बनाई जाती है करंट लेवल पे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 129 का, एंड जो टारगेट्स दिख रहे हैं वो है 137 तक के। सीएफ इस समय ट्रेड नहीं लेना है, कंडीशनल बाय है जब वो 79 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। फैक्ट आरसीएफ के मुकाबले रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है, तो इसमें चाहे तो बाय करें, लेकिन अगर बाय करना है तो 129 के स्टॉप के साथ। खबर है, खबर का मोमेंटम है, तो स्टॉप लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है 129 का, जो बहेती साहब मेंशन कर रहे हैं। चलिए अब जरा भट्ट सर को दिखाइएगा। लंदन से इलारा कैपिटल के वाइस चेयरमैन और सीईओ राज भट्ट सर इस समय जुड़ते हुए। भट्ट सर बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। और भट्ट सर आपकी याद इसीलिए आई क्योंकि आजकल वो फिरंगी बड़े नाराज से हैं, तो मैं डेटा देख रहा था, इस महीने फरवरी में कुछ ही दिन निकले हैं 5,500 करोड़ रुपए की सेलिंग, जनवरी में 41,000 करोड़ रुपए की सेलिंग, और सितंबर के बाद से हर मंथ ऑन मंथ ये सेलिंग का प्रेशर बढ़ते ही चले जा रहा है। बट सर ये गोरे नाराज क्यों है हमसे? नाराज कोई नहीं है, जस्ट हमारे दिस ऑल गॉट टू डू विद ग्लोबल मार्केट्स, बिकॉज इस समय फर्स्ट टाइम द वॉलेटिलिटी इज गोइंग अबव 30 has been trading in the world, and so obviously they have pressures or redemptions because of the pressure from coming from the market. I don't think so it's got to do with India. ये सब जो आजकल बहुत एक अच्छा आर्टिकल अभी निकला था बाय जीएमओ, एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हम लोग सुपर बबल की बात कर रहे हैं, एंड फर्स्ट टाइम आई थिंक एवरीथिंग लुक्स लाइक ए सुपर बबल इन यूएस नाउ. I'm not talking about European markets or UK markets, but US market is definitely moving in the bubble category because you've seen how prices correct. I mean, we've seen two stocks, I can tell you, PayPal and Meta, which is Facebook. They are mega stocks, and they correct by 30-40%, 50%. So volatility is very high, and inflation is high. The Fed rate interest high. So the global economic conditions are very volatile, and there could be correction, and everybody has been talking about correction, but the central banks have been controlling the markets, and so they have put so much liquidity in the markets now. How to unwind the Fed balance sheet, it moved from 4 trillion to 9 trillion in a matter of 2-3 years. These are huge numbers, and inflation 7%, unemployment 3.9%, job vacancies 10 million. So I think Fed is a dilemma. The market is overheating, and then the interest rates, the bubble is going to burst. So we have a bubble in the housing prices in the US. We have a bubble in the equity market, equity prices in US. This we can demonstrate because right now we say P multiple in US is not very high, but that's based on some earning growth. In case the earning projections change,
then we can see a big correction. So I think funds are repositioning, so nothing to do with India. India, I think, in a very good spot, and in medium to long term, lot of money is going to come to India. अरे वाह, तो मैं इंडिया की बात करता हूं, तो ये जो इंडिया की बात आगे करूंगा, इनफैक्ट इवन यूके की बात करूंगा आपसे भट्ट सर आगे। तो ये जो दिक्कतें आ रही है, इंडिया सेंट्रिक नहीं है कि हमारे यहाँ बिकवाली हो रही है, हमारे इमर्जिंग मार्केट साथ वाले एशियन मार्केट सब में दबाव है, वो ग्लोबली मूड बिगड़ा हुआ है, उसका खामियाजा शायद भारतीय बाजार भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है, ग्रोथ स्टॉक से पिटाई इसीलिए हो रही है क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर, वही अब ब्याज दरें बढ़ रही हैं, तो अब तक तो आपके डीसीएफ जो वैल्यूएशन अच्छे थे, अब एकदम से स्ट्रेच लगने लगे। अच्छा भट्ट सर, ये जो आपने कहा बबल ओवर हीटेड कभी भी बस्ट होता हुआ नजर आएगा, ये मतलब यूएस में मैं 2022 में एक्सपेक्ट करूं एक मीनिंगफुल करेक्शन की तैयारी हो रही है। अरे भट्ट साहब, एक रिक्वेस्ट भी है, लास्ट टाइम आप जुड़े थे तो ना मुझे ज्यादा आपकी बातें समझ में आई थी, आपने थोड़ा हिंदी में बोलने की कोशिश करी थी। हाँ, बोलता हूँ। तो मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए, हमारे अगर हिस्टोरिकली हम देखें, 3 इक्विटी बबल्स जो है पूरे लास्ट सेंचुरी में हुए। 1929 का सबको पता है, उसके बाद 2000 में इक्विटी बबल हुआ था, आपका .com बबल आया था, उसमें मेजर करेक्शन, एंड जापान में 1989 में करेक्शन आया था। जापान आप ले लीजिए, उस समय 40,000 के आसपास इंडेक्स था, और आज जापान ने लॉस्ट 3 डिकेड्स, आज इंडेक्स आज भी 15,000 के आसपास है। सो व्हेन दीज मेजर सुपर बबल्स बस्ट, देयर इंपैक्ट लास्ट फॉर डिकेड्स, एंड 3 इक्विटी बबल, 2 हाउसिंग बबल में, एक 2007 में यूएस में हुआ था और 1989 जापान में हुआ था। These are super bubbles, 5. I think I also agree with it. A lot of people won't agree with my assessment. लेकिन मेरे को भी लगता है कि ये हाउसिंग और इक्विटी मार्केट दोनों में ही सुपर बबल यूएस में बिल्ड हो गया है, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी डाली है, इतनी लिक्विडिटी डाली है कि they have just given money away for free, people don't want to work. आप तो इट्स ए वेरी आई थिंक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आने वाली है फेड के लिए। एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, बैलेंस शीट रिडक्शन करना पड़ेगा, क्यूई की जो टाइटनिंग होगी। तो आई थिंक मेरे को लग रहा है लोग डिनायल बोर्ड में है, वो हमेशा होता है जब भी मार्केट करेक्ट होती है, तो कोई नहीं कहता करेक्शन आ रहा है, बट इस समय करेक्शन यूएस, अच्छा ये करेक्शन जो बबल है ये यूरोप में नहीं बिल्ड हुआ जैसे यूएस में बिल्ड हुआ, यूके में भी नहीं बिल्ड हुआ इतना, थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हाउसिंग में भी थोड़ी सी ओवर हीटिंग हुई है, बट नॉट मच। तो ये मेरे को लगता है कि जो जापान में 1989 में हुआ था, उसी टाइप का उसमें जापान 89 में हाउसिंग बबल एंड द इक्विटी बबल दोनों बेस्ट हुए। उस समय जापान के बारे में सब लोग कहते हैं जापान जो न्यू इकोनॉमी, न्यू पैराडाइम शिफ्ट, लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट आज तो यूएस सेम प्रॉब्लम, हाउसिंग एंड द इक्विटी बबल दोनों के दोनों यूएस में बिल्ड हो गए। आई थिंक आई एम श्योर बहुत टेंशन होगी पॉलिसी मेकर्स को कि करें क्या, उनको पता नहीं, लेकिन टेंशन तो हमें भी होना शुरू हो गई बट सर आपकी बात सुन के। अच्छा, वो इन्फ्लेशन के आंकड़े, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्राइडे की जॉब्स रिपोर्ट, अब वो सब मान रहे हैं कि फेड जितनी बार बैठक करेगा उतनी बार दरें बढ़ाएगा, और शायद बिहाइंड द कर्व है फेड अपने एक्शंस के लिहाज से। तो ये बबल बस्ट होने का रीजन ये फेड की टाइटनिंग, बैलेंस शीट रिडक्शन, यही होने वाला है? जब लिक्विडिटी टाइटन होगी बबल बस्ट हो जाएगा अपने आप, या कुछ और भी देख रहे हो? नहीं, क्या होता है, बबल बनता है, उस समय एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, आपकी इनकम एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, प्रॉफिट प्रोजेक्शंस गो अप, उसके बाद आपके पी मल्टीपल एक्सपैंड होते हैं, सो जैसे आपका एक मेटा है, फेसबुक और पेपैल में आपको 2 कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूं, दोनों की एक्सपेक्टेशन चेंज हुई, वो स्टॉक टैंक, लाइक फेसबुक टैंक आई थिंक 35% आउट फ्रॉम द पीक एंड द पेपैल इज डाउन 50%. These are large payment. Facebook was close to $1 trillion and PayPal was close to $400 billion. So this is how we call correction. जब correction होगा ऐसे ही होगा, आपकी अर्निंग प्रोजेक्शन चेंज होगी, गूगल की अर्निंग। आप देखिए क्या आज जापान का पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन और इवन जीडीपी 5-6 ट्रिलियन के आसपास है। आज 2 कंपनी यूएस में आप पकड़ लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, तो मिला 6 ट्रिलियन की होगी। जब 1 ट्रिलियन हुई थी उस समय लोगों ने कहा था अरे बहुत $1 ट्रिलियन कैसे हो सकता है, आज 3 ट्रिलियन की होगी, एंड लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं तो करेक्शन आएगा ही, दिस इज एबनॉर्मल। अनएम्प्लॉयमेंट आपका रेट 3.9% आ गया है, तो फेड का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो तो पूरा हो गया, तो रेट बढ़ाना ही। जॉब वैकेंसी 10 मिलियन,
तो और आपका जो फेड फंड रेट देखेंगे आप आपका 2 साल का आई थिंक 1.3 के आसपास है, और 10 साल का 1.9 के आसपास है। जो गैप है बहुत कम है, तो ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व भी बन सकता है, मतलब जिसमें कि लॉन्गर रेट आपके कम हो जाएंगे। वो दैट इज साइन ऑफ, हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व होता है, उसका मतलब रिसेशन आ रहा है। और दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि फेड को इतने रेट बनाने पड़े कि आपके जो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं वो लॉन्ग टर्म रेट से ज्यादा बढ़े, तो इन्वर्जन इन्वर्टेड यील्ड कर्व, तो उसका मतलब रिसेशन आना है। तो अभी किसी को पता नहीं है, बट मेरे हिसाब से तो ये कभी भी हो सकता है, ये 3 महीने में हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है, बट एंड वोलेटिलिटी देखिए आप, बिटकॉइन ये सब इतने सारे चल रहे हैं, रोज 5% 10% लोग कर रहे हैं। आज बिटकॉइन का मार्केट का आपका $800 बिलियन का बना दिया। तो आज नंबर्स मेरे को तो जापान की 1989 की याद आ रही है, वही स्टोरी शायद यूएस में रिपीट होगी, और दे वोंट बी एबल टू कंट्रोल इट, बिकॉज इन्होंने बना दिया अपना। जी तो बट सर, आपने बबल शब्द का इस्तेमाल इतनी बार कर दिया यहाँ पर कि वाकई डर लग रहा है अब, और आप कह रहे हैं कि वाकई अगर आप देखें एक सीरियस लिक्विडेशन हर तरफ आएगा, तो वाकई गंभीर विषय है। अच्छा जानते हैं भट्ट साहब, मेरा अगला प्रश्न इस बात को लेकर केंद्रित था। कल पहली बार ऐसा हुआ, देखिए अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में, स्पेशली 4-5 सालों में, इंडियन मार्केट्स का टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट रहा है। हम हमेशा एफआईएस लिक्विडिटी पे काफी, अगर आप देखें अपने आप को अगर आप देखें पोजिशन करते थे, लेकिन इस बार रिटेल के पैसे में, डीआईएस के पैसे में, म्यूचुअल फंड्स के पैसे में इंडियन मार्केट्स के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट किया है। लेकिन कल दोनों ही इंस्टीट्यूशन से थे। लेट्स टॉक अबाउट इंडियन आइसोलेशन। आपको क्या लगता है, हमारे पास एक एडवांटेज था अब तक लोअर इंटरेस्ट रेट का, लेकिन वो भी कर्व अब पलटने वाला है। हमारे पास दूसरा प्रेशर पॉइंट है इस वक्त कमोडिटीज का प्रेशर, क्रूड का प्रेशर। आपको क्या लगता है इंडियन मार्केट्स इस वक्त कैसे पॉइज्ड हैं, कितना पॉइज्ड है सेल ऑफ के लिए इस वक्त? जिस प्रकार की इस बार आपने अर्निंग्स देखी, उसके बाद आपने उनका बॉटम एंड पे प्रेशर देखा, रेट साइकिल का रिवर्स होना, इन सब चीजों को देखते हुए आपका इंडियन मार्केट्स पे क्या आउटलुक है? इंडिया में जो चेंजेस हुए पॉलिसी लेवल पे लास्ट मैनी ईयर्स चेंज, उससे क्या है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी आई थी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो ESG में जो हमारा जी है वो बहुत इंप्रूव हो गया। आज लोग डरते हैं फ्रॉड करने से, करने से, तो कंपनी में ट्रांसपेरेंसी आई है। बैंकिंग का सिस्टम देखिए कितना क्लीन हो गया बैंकिंग। सो वैल्यूएशंस इंडिया में कई सेक्टर्स में अभी अट्रैक्टिव हैं। यू हैव स्टॉक्स व्हिच आर स्टिल अट्रैक्टिव टुडे, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो पॉलिसी में जो चेंज, पॉलिसी लेवल पे चेंजेस हुए हैं, इंडियन मार्केट ऑब्वियसली विल करेक्ट व्हेन द ग्लोबल मार्केट्स करेक्ट, तो कहते हैं जब यूएस को कोड लगता है तो सब जगह स्टीज आता ही आता है, लेकिन हमारे यहाँ आई थिंक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। अभी हमारी जो ग्लोबल कंपनी लाइक इन्फी और TCS, उनका मल्टीपल कंप्रेशन हो सकता है, पर जो डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन कंपनी है, मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा करेक्शन नहीं आएगा, बिकॉज अर्निंग ग्रोथ विल कंटिन्यू। मुझे तो ऑन पॉलिसी लेवल आई सी ए वेरी बिग शिफ्ट, जितनी ट्रांसपेरेंसी आई है गवर्नमेंट के अंदर, हाउ बिजनेसेस आर रन। सो शॉर्ट टर्म यस प्रॉब्लम आएगी, पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये स्टॉक पिकर की मार्केट होगी इंडिया की। यू कैन स्टिल मेक मनी इन इंडिया इफ यू पिक द राइट स्टॉक। और हम लोग, मैं तो कहूँगा हम लोग तो इंडिया में डिफेंसिव को ज्यादा रहेंगे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो, इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैव सेक्टर्स लाइक मेटल्स में मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन आएगा। मेटल्स में तो आजकल मेटल की कंपनी ग्लोबली डीलेवरेज की है। लास्ट 3 साल में जितने मेटल कंपनी ग्लोबली है सब डेट फ्री होगी, सो वो ट्रेंड, तो मेटल सेक्टर प्रॉब्ली इन्फ्लेशन हेज भी है, और वैल्यूएशन भी जहां जहां अट्रैक्टिव वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड I always said that company like ITC, which has now moved. So there are bright spots, but करेक्शन तो इंडिया में भी आएगा, ग्लोबली आएगा, एंड मेजर करेक्शन है। जी, लेकिन एक बात भट्ट साहब ने अच्छी कही कि ये एक स्टॉक पिकर का मार्केट होगा। अगर अच्छा आपने स्टॉक पिक कर लिया तो अच्छी बात है, और मेटल्स के मूव को आपने जस्टिफाई किया। वाकई एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात की आपने। यही शब्द एक और विशेषज्ञ ने इस्तेमाल किया था इस कार्यक्रम में, डीलिवरेजिंग ऑफ मेटल कंपनीज। इस बार वाकई इनके नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग थे। अच्छा, एक और चीज बताइएगा सर यहाँ पर कि इंडिया में रेट साइकिल, इंटरेस्ट रेट कितनी तेजी से बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं आपको इस बार मॉनेटरी पॉलिसी में, इस बार पॉलिसी में
कितने चांसेस लग रहे हैं आपको कि हमारे रेट्स भी ऊपर की तरफ जाएंगे अब? देखिए, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है इस ऑयल को निकाल लिया, एनर्जी हम वोलेटाइल सेक्टर बोलते हैं, तो इसमें तो हम लोग इन्फ्लेशन दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, माइनस एनर्जी, विद एनर्जी, विदाउट एनर्जी। सो एनर्जी को हम एक्सक्लूड कर लें, इसमें गैस और का, हमारा इन्फ्लेशन इज नॉट दैट हाई परसेंटेज। सो दे विल बी, I don't see inflation pressures coming into India so fast because हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट मार्केट अभी भी बहुत स्कोप है। हमारा वेज इन्फ्लेशन इतना ज्यादा नहीं है जितना वेस्टर्न बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से रेट बढ़ेंगे भी तो माइनरली बढ़ेंगे, स्टीप राइज इन इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स। भट्ट साहब से बातचीत कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन गावा सर ऐसा नहीं है, आपके पास आऊंगा मैं, कोई बढ़िया स्टॉक पिक लेने हैं, आप जितनी देर में बाजार स्टडी करते रहो। भट्ट साहब, जाते जाते ये हमने बहुत कुछ बात कर ली, यूके में भी अपने इश्यूज, विद इन स्पैन ऑफ 2 months दूसरी बार रेट हाइक वहां के भी सेंट्रल बैंक ने कर दिया, पर ये सब ठीक है। ये यूक्रेन रशिया वाला इशू, आप तो यूरोप में बैठे हो, ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो ब्लो आउट नहीं हो जाएगा? ये तो anybody's guess, but point is it has, if it happens, it has major ramifications on the energy side। एक वो दूसरा जियोपॉलिटिकल रिस्क कैसे मैनेज होगा, ठीक मुझे लगता है। मेरे हिसाब से ये मोर पोजिशनिंग हो रही है, वॉर नहीं होगा, फुल आउट वॉर। एंड अभी यहाँ पर डिप्लोमेसी चल रही है, मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी विल सक्सीड। एंड बट अगर ये कल रशिया यूक्रेन को इन्वेट कर देता है तो ऑब्वियसली इट कुड बी ट्रिगर आल्सो फॉर दिस सुपर बबल टू बस्ट। वो एक और इशू है, हेडेक बना हुआ है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स। जाते थे बट सर, आपने पर्सनल कैपेसिटी में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट शुरू करा क्या? नहीं, आई विल नेवर इन्वेस्ट। ये भी बबल का हिस्सा है, दिस इज अनदर बबल। वी हैड जापान में 89 में 2 बबल थे, हाउसिंग, इक्विटी। आई थिंक हमारे अमेरिका में 3 बबल हैं, क्रिप्टो करेंसी, हाउसिंग एंड इक्विटी। मेरे हिसाब से बट सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब ये भी नहीं कह सकता मजा है आपसे बात करके, क्योंकि आपने डरा दिया है थोड़ा सा, समझ में नहीं आ रहा आप करना क्या। तो बट सर, थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर लो, पोर्टफोलियो लिक्विडेट करके कैश में बैठो क्या? अरे आपको मैंने कहा ना, आपने देखा ही है इस मार्केट साइकिल, जब करेक्शन आता है कोई एक्सुबरेंस होता है उसमें, ठीक है, एक्सुबरेंस का स्टेट है, बट पैनिक धीरे धीरे आ रहा है। इतना आप करेक्शन वॉलेटिलिटी देख रहे हैं मार्केट्स में, तो पैनिक के बाद वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप उसको क्या है कि सेंट्रल बैंक ने इतना कंट्रोल किया, बट ये जितना कंट्रोल करें उतना बड़ा लेवल बनते जाएगा। तो दे आल्सो रियलाइज, तो आई एम श्योर पॉलिसी लेवल दे आर ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट इट, नोबडी वांट्स टू स्टॉप द मार्केट। नहीं, इसीलिए धीरे धीरे करके सबने मार्केट को बताया भी, करने के वाले फेड ने बहुत क्लैरिटी रखी है। अब तो सबको पता ही है फेड कैसे और कब तक मूव करता हुआ नजर आएगा, और क्लैरिटी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड मूव कर चुका है, ईसीबी से एक्सपेक्टेशन है कि हाँ सर, आप कुछ कह रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ फेड को तो पता ही नहीं क्या करना है, 1 साल पहले तो कहीं नहीं पड़ेगा 2023 तक। Behind the cycle, they don't want to acknowledge they were wrong. They say inflation is transitory, so they've been wrong. They could be wrong again. How do we know that they might have to increase interest rate much faster than 5 rate hikes which are priced in the market? We only have 2 rates and 3 rates and 4 rates and 5 rates today. We don't know. Yes. So Fed is being not being able to judge this. I think market properly. They need to blink. Same problem that 2000 का bubble burst हुआ था, Greenspan was the darling of the market, you know. So similarly, I think Powell is the same way. I think he has done excellent job. Pandemic की वजह से शॉक आया था उसका, जब उसको शॉक को मैनेज करके हुए बबल बिल्ड कर देंगे। मतलब Fed बैलेंस शीट गोइंग फ्रॉम 4 trillion to 9 trillion in 2 years, 3 years, मतलब ट्रिलियन का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। ट्रिलियन का यूज अच्छा नहीं। बट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए, बहुत डिटेल में चर्चा करने के लिए। इंडिया इज इन अ बेटर स्पॉट, इंडिया इज इन अ बेटर स्पॉट। बस तो आइसिंग ऑन द केक भट्ट साहब बोलते हुए जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, हाँ, इंडिया इज इन अ बेटर शेप, इंडिया इज इन अ बेटर स्पॉट। ग्लोबली दिक्कतें आएंगी तो हम भी झेलेंगे, लेकिन इवेंचुअली भारत में वापस फ्लो चैनलाइज होते हुए शायद आपको नजर आए। और वीरू कभी कभी ना वीरू बातचीत में सच का सामना हो जाता है। हम लोग कभी कभी बातचीत करते रहते हैं, कुछ इश्यूज भट्ट साहब ने बड़े खुल के वो इश्यूज हाईलाइट कर दिए।
बिल्कुल, लेकिन स्टिल वी आर इन अ बेटर स्पॉट। आशीष, जाते जाते भट्ट साहब का अगर आप देखें जो लास्ट स्टेटमेंट था वो यही था। लेकिन आशीष, जितनी बार भट्ट साहब ने बबल शब्द का इस्तेमाल किया ना, वाकई उसको देख के थोड़ी सी घबरा। भट्ट साहब आई थिंक अभी जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं आशीष, जरा सर की बात कर लेते हैं। सर, बड़ा मजा आ रहा था आपसे बातचीत करने में। बताइए, एक पॉइंट ऐड करना चाहते थे आप। नहीं, मैं कह रहा था कि हमारी जो मैक्रो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, हमारे यहाँ ग्रोथ पोटेंशियल इज वेरी गुड, हमारी डेमोग्राफी इज वेरी गुड, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखिए ना, वी विल हैव $1 trillion प्लस इन 2 years टाइम, यू नो। सो हमारे को कोई प्रेशर इतना नहीं आने वाला ग्लोबल करेक्शन का। टेम्परेरी करेक्शन इंडिया में भी आएगा, दैट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी, बट you know, medium to long term India is in very strong footing. I think India will see the same growth जो चाइना ने 2010 के टाइम में देखा, 3 डिकेड का ग्रोथ आया था। आई थिंक दैट्स अ काइंड ऑफ ग्रोथ इंडिया कैन सी बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल। सर, थैंक यू सो मच। तो ठीक, हम वो आइस वो गलत कर, बट साहब थैंक यू सो मच। वीरू, आइसिंग ऑन द केक गलत कह दिया, केक कहा था यहाँ पे। ये मेरे ख्याल से बेहतर है कि हमारे यहाँ कुछ ग्रीन शूट्स हैं ग्लोबल अर्थव्यवस्थाओं में, भारत शायद आउट परफॉर्म करेगा, वो ज्यादा बेहतर होगा कहना। मयूरेश, ये घोड़ों से जब आप बात करते हो अपने विलियम ओ'नील में, तो ऐसी कुछ बुगाहट रहती है क्या? वो थोड़े से कंसर्न है क्या? नहीं, जैसे भट्ट साहब कह रहे थे और जैसे मैं भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहा था, आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट दैट टू हैपन, क्योंकि ये सारे जो मैक्रो फैक्टर्स हैं ये प्ले आउट होंगे और सारे ग्लोबल मार्केट्स होंगे। इंडिया विल नॉट प्रॉब्ली बी स्पेयर्ड इन दिस सॉर्ट ऑफ करेक्शन, बट लॉन्गर टर्म डेमोग्राफिक, जैसे भट्ट साहब भी कह रहे थे, एक बहुत अच्छे फुटिंग पे। इनफैक्ट इमर्जिंग मार्केट ETF, हमने एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी रिपोर्ट निकाला है लास्ट वीक, जहां पे जो इमर्जिंग मार्केट्स है उसका एक ETF है, ये आप नंबर पे शायद ढूंढ सकते हो आशीष जी। यहाँ पे आई थिंक इंडिया, ताइवान और थाईलैंड आर स्टैंडिंग आउट विद द बेस्ट इमर्जिंग मार्केट्स फ्रॉम एन FII पर्सपेक्टिव। तो मुझे लगता है आई थिंक विद इन द एंटायर इमर्जिंग स्पेस, इंडिया, ताइवान और थाईलैंड शुड स्टैंड आउट ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। अरे वाह, तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जो बेहतर करेंगी। लकीली उसमें हमारा बार बार नाम सामने आ रहा है, हम इवेंचुअली बेहतर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको आपकी स्क्रीन पे अब रचना और श्रीकांत भी नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों से भी कुछ बढ़िया ले ट्रेड्स ले लिए जाए। श्रीकांत, कोई ऐसा स्टॉक ट्रेड के लिहाज से जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ना बन जाए? अनम्यूट नहीं करा है श्रीकांत आपने। नहीं हो पा रहा। श्रीकांत के पास वापस आऊंगा, पहले रचना के पास। रचना मैम, कौन सा ट्रेड है आपके पास? Sorry. You can hear me now, right? एक बार सबने सुना है, सब कहा गया है। निफ्टी जो है वो आज के दिन में अगर 17,250 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाएगा तो हम दोबारा से सेलिंग को रिज्यूम करते हुए देख सकते हैं। तो बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है निफ्टी इस मोमेंट पे, और जब तक ये 250 के नीचे रहेगी तो वीकनेस जो है वो पूरी तरह से जाएगी नहीं। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि इसी तरीके का अगर क्लोजिंग हो रहा है जहां पे हम फिलहाल बैठे हैं, तो हमें फर्दर कंटिन्यूएशन डाउन साइड में कुछ काउंटर्स में दिख सकता है। उसमें एक है HDFC बैंक और दूसरा है वोल्टास। HDFC बैंक में अगर बात किया जाए तो फ्यूचर्स के हिसाब से ये काउंटर 2419 और 20 के आसपास है। ये काउंटर जब तक 2440 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये वीकनेस बनी रहेगी, जो इस काउंटर को 2400 और 2380 की तरफ लेके जा सकती है ऑन द डाउन साइड। एंड सिमिलरली इज सिचुएशन बैड इन वोल्टास में भी ये काउंटर जब तक 1200 के नीचे रहेगा तब तक ये वीकनेस बनी रहेगी, जो इस काउंटर को 1170 की तरफ लेके जा सकती है ऑन फ्यूचर्स। तो HDFC बैंक, वोल्टास, इन स्टॉक्स को रखिएगा रडार पे। श्रीकांत के पास जा रहा हूं, और श्रीकांत, वो जो भट्ट साहब कह रहे थे ना, वो कह रहे थे इवेंचुअली 2022 में बबल फूटेगा। अभी नर्वस नहीं होने की जरूरत। स्टॉक कौन सा है? नहीं, इनफैक्ट भट्ट साहब के इंटरव्यू को मैं सुन रहा था और काफी सारे जो पॉइंट्स उन्होंने बताए उसके ऊपर हम भी उतना रेट कर रहे थे। और एक बात उन्होंने बताया कि अगर उनको सेवरल हाइक्स अगर करने पड़ेंगे यूएस को तो वो रिसेशन में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर वो रिसेशन में अगर कन्वर्ट होगा तो उसका इंपैक्ट डॉलर के ऊपर आएगा, डॉलर इंडेक्स के ऊपर आएगा। डॉलर इंडेक्स के ऊपर अगर इंपैक्ट आता है और डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग वीक अगर होने लगता है, वीक होने लगता है, तो उसका बेनिफिट
कमोडिटीज को जाएगा और इवेंचुअली इमर्जिंग मार्केट्स को जाएगा। हम वापस ऐसे फेज में एक अच्छी रैली इंडियन मार्केट्स में देख सकते हैं। तो मुझे बस ये बताने का था कि ये मार्केट्स में देखिए बहुत सारे ट्रेडिंग कॉल्स आते हैं और हम ट्रेडिंग कॉल्स में जो न्यू लॉबी जो होती है वो जो एंटर होती है और जब वो स्टॉप लॉस नहीं रखती है तो उसमें स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर बन जाते हैं। और रही बात ब्रॉडर मार्केट की, तो मुझे लगता है कि मार्केट में आज फ्लक्चुएशन काफी बड़ा है और इतना फ्लक्चुएशन हम लोगों ने पिछले 4 या 5 दिन में जो फॉल देखा था उसमें नहीं देखा था। एक वर्टिकल डाउनवर्ड मार्केट था, आज मार्केट में काफी अप एंड डाउन हमने देखा है। तो हमें लगता है कि ये मार्केट जो है वो एक बार एक शॉर्ट टर्म बॉटम के लिए रेडी हो चुका है और यहां से हम एक अच्छा पुलबैक देख सकते हैं। 17,400 17,450 के लेवल शायद मुझे लगता है कि पुलबैक में आ सकते हैं और करंट लेवल से एक बार मार्केट में कुछ लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल बनाई जा सकती है। और कमोडिटीज पे ध्यान है, जिंदल स्टील एंड पावर करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है जो 420-22 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं तो 410 का स्टॉप लॉस रखें और 435-440 ये 2 टारगेट्स के लिए करंट लेवल से लॉन्ग करके चले। मयूरेश ने भी कुछ देर पहले कहा था जेएसपीएल पे दाव लगाने की सलाह, तो इस कॉल को वेट करते हुए श्रीकांत, जेएसपीएल आप खरीद के चल सकते हैं और जेएसपीएल इस समय हरे निशान के साथ ट्रेड करता हुआ। अच्छा, ब्रेक पे जाते आते एस्कॉट्स के नंबर्स आप लोगों की स्क्रीन पर आते हुए अनुमान से सुमित बता रहे हैं जो थोड़े कमजोर हैं। कल अनुमान बताए थे क्या आप? अच्छा, तो 2000 करोड़ की रेवेन्यू जो है वो घटकर 1984, तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश है। 60-70 करोड़ पे रेवेन्यूज रिड्यूस होती हुई। एबिटा आप लोग की स्क्रीन पर, मार्जिन्स पे शायद 400-450 बेसिस पॉइंट्स का दबाव, लेकिन एक म्यूटेड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था और ये स्टॉक इस समय थोड़ा सा तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है, 1% का अपटेक आता हुआ। ऐसे में पालविया साहब क्विकली स्कॉट्स का चार्ट देख के बताइएगा। नंबर्स अभी अभी आए, नंबर्स थोड़े से कमजोर हैं एक्सपेक्टेशंस के सामने। बट देखिए स्टॉक में ओवरऑल तो स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश ही है। जरूर नियर टर्म में हमने थोड़ा एक कंसोलिडेशन और थोड़ा सा माइल्ड एक करेक्शन देखने को मिला, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बनने में 1800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अभी नंबर के रिएक्शन में अगर ये 1800 के लेवल को नहीं तोड़ेगा तो हमें लगता है कि मोस्ट लाइकली स्टॉक वापस अपना अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 1800 के नीचे अगर ये इस नंबर के रिएक्शन में तो फिर इसमें डाउनसाइड जो है वो आ सकती है करीब 1760-1750 की तरफ। लेकिन ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, तो अगर ये करेक्शन मिलता भी है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लोअर साइड पे बाय अपॉर्चुनिटी रहेगी, वहां पे नीचे में बाय करना चाहिए। स्कॉट्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें, ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो आपको लगेगा ही नहीं कि बाजार में इस प्रकार की टर्बुलेंस इस प्रकार का पेन है। पर याद रखिएगा आज का लो बहुत डिफाइंड लो था स्कॉट्स का, और वो है इसका 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि इसने क्लोजिंग बेसिस पे नहीं वॉलेट किया है अब तक 20 अगस्त 2021 से लेकर अब तक। और याद रखिएगा इसके करियर का ये जो तीसरा इनफैक्ट लेग था बुल रन का, वो ये था और उसका अब तक का यही था। तो बहुत डिफाइंड लेवल से आप देखें स्टॉक चला है। जुबिलेंट फूड वर्क्स आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, ये स्टॉक डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसे आप एक डेड कैट बाउंस की संज्ञा दे सकते हैं। और कुछ काउंटर जो कि इस वक्त अच्छा कर रहा है, इसमें एस्ट्रल भी इस वक्त डे हाई की ट्रिजेक्टरी में है, लेकिन इस पूरे पैनल की जो इस वक्त सबसे एक प्रिफर्ड चॉइस है, चाहे वो भट्ट साहब हों चाहे वो श्रीकांत जी हों, वो है मेटल्स। लुक एट टाटा स्टील आपकी स्क्रीन पे 1222 1222 के 23 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। खैर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं, फिर इस डिस्कशन को आगे कैरी करेंगे। सुमित से बात करेंगे अर्निंग्स को लेकर और साथ ही साथ यतीन होंगे डेली चेक को लेकर एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और निफ्टी वापस अब हरे निशान में। तो देखिए क्या खासी वॉलेटिलिटी के साथ भारतीय बाजार में कामकाज। निफ्टी बैंक वापस लोस से रिकवर करने की कोशिश, अब महज 1/4% की कमजोरी के साथ ट्रेड होता हो। तो लास्ट जब चेक लिया था तो प्रेशर थोड़ा सा माउंट हो रहा था, निफ्टी 1/3% दबाव में था, अब वापस इन ग्रीन निफ्टी ट्रेड करता हो। और निफ्टी बैंक में जो लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है, दरअसल वो इस समय वापस निफ्टी की मदद करती हुई। अच्छा, यतिन और सुमित के पास जाऊं उससे पहले गाबा सर से बोला था वो स्टॉक ढूंढ लीजिए। गाबा सर कोई स्टॉक ढूंढे क्या? यस, मिल तो नहीं स्टॉक। देने का मन है कि रुके बने? ध्यान देना चाहिए। हाँ, अपने मिलना चाहिए यहाँ पर 1180 पॉसिबल है एचसीएल टेक में।
और स्टॉप होगा करीब 1157 का एचसीएल टेक। एचसीएल टेक को उठा पर रखिए 1157 के स्टॉप के साथ। और अब कल आने वाले रिजल्ट्स पे कर ली जाए क्विकली बातचीत। कल पावर ग्रिड निफ्टी का एक नंबर और उसके अलावा 10 वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स आने हैं। और पावर ग्रिड पे पहले जाते हैं, जो इस समय मेरे ख्याल से नंबर से पहले कल के वो 0.25% के आसपास ही कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। यतिन बताएंगे आपको क्या एक्सपेक्टेड है पावर ग्रिड के नंबर्स से, और फिर मैं जाऊंगा मानस के पास यह जानने के लिए कि नंबर्स से पहले कोई ट्रेड है या नहीं। यतिन। तो देखिए, जहां तक कि पावर ग्रिड का सवाल है, नंबर स्टेबल ही होने चाहिए। कोई बड़ी वॉलिटिलिटी जनरली आपको पावर ग्रिड के नंबर्स में आते हुए नहीं दिखती है। अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश ट्रेंड आपको दिखेगा साल दर साल बेसिस पे, आधे % का गेन। एबिटा भी अगर आप बात करें तो लगभग 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा अनुमानित है। अगर हम इन जनरल बात करें मुनाफे की भी, तो प्रॉफिट भी फ्लैटिश आपको 3380 के आसपास आपको होता हुआ दिखाई देगा। लगभग वहां भी आपको फ्लैटिश ट्रेंड दिखाई देगा, और मार्जिन में भी आपको नंबर्स में स्टेबिलिटी दिखेगी, क्योंकि पैंडेमिक था, बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाए ठीक से, और उसी के कारण आपको ये नंबर्स में मोर और लेस एक फ्लैटिश ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पावर ग्रिड से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, नंबर्स काफी स्टेबल होने का अनुमान है। अच्छा, क्योंकि पावर ग्रिड तो ठीक है, नंबर्स स्टेबल रहेंगे यतिन जैसे बता रहे हैं। दूसरा, लेकिन टाटा पावर नंबर से पहले आज बड़ा वीक हो गया, 6% का दबाव। दिक्कत है ना वाली गल क्या? देखिए, एक तो वायदे बाजार में अनवाइंडिंग देखने को मिली टाटा पावर में, आशीष, और दूसरा कारण ये था कि जो कोल मिनिस्ट्री और पावर मिनिस्ट्री का डेटा आता है उसमें ये ऑलमोस्ट तय है कि अब थर्मल पावर प्लांट में कोई बड़ी कैपेसिटीज नहीं आने वाली है आने वाले वित्त वर्षों में। तो शायद उसकी वजह से भी मार्केट में आपको थोड़ा बहुत पैनिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुछ मेजर कारण नहीं है, लेकिन अर्निंग्स के पहले जो ट्रेड सेटअप है उसके कारण आपको थोड़ा बहुत दबाव स्टॉक में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक कि नतीजों का सवाल है, इस टाइम थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कोयले के दाम बढ़े हुए थे। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है वहां भी नंबर्स काफी स्टेबल है, और पिछले साल का जो बेस है उसको लेके भी अगर आप देखें तो रेवेन्यू में कुछ बड़ा आपको चमत्कार नहीं होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि पिछले साल एक्सेप्शनल लॉसेस थे, तो पिछला साल का बेस छोटा है और इसीलिए आपको प्रॉफिट जब बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें रेवेन्यूज की, तो ऑलमोस्ट यहां भी एक ट्रेंड ऐसा है कि कोई बड़ा आपको पॉजिटिव सरप्राइज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यूटिलिटी कंपनी है तो कोई खास यहां बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे। एबिटा ऑलमोस्ट फ्लैट आपको दिखेगा, 1750 करोड़ से घट के 1660, तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ का एबिटा में दबाव मार्जिन के कारण, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट बढ़े हुए थे। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो लगभग 520 करोड़ का मुनाफा एक्सपेक्टेड है, 63% का यहां जंप आपको आता हुआ दिखाई देगा। और मार्जिन जैसे कि मैंने कहा, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन है, तो उसके कारण आपको थोड़ा बहुत दबाव होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन आप बने रहिए, थोड़ी देर में यतिन से फिर वो डीलिंग रूम्स का हाल भी जानेंगे। लेकिन मानस, सॉरी, एक स्टॉक और ऐड कर दिया है, ना सिर्फ पावर ग्रिड, टाटा पावर भी, क्योंकि समय थोड़ा कम था। रिजल्ट से पहले किसी भी स्टॉक पे कोई ट्रेड नजर आ रहा है क्या? देखिए, पावर ग्रिड की जहां तक बात है, अभी 2 हफ्ते पहले स्टॉक ने डार्क क्लाउड का और पैटर्न वीकली चार्ट बनाया था, और उसके बाद से हम लगातार हाई लेवल पे प्रेशर देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक अपनी 22 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और कोई बहुत बड़े मूव की उम्मीद मत करिए। नीचे की तरफ शायद गिरावट में 204 रुपए तक के स्तर देखने को मिले, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 216 से लेकर 220 तक। तो जब तक कोई ब्रेकआउट ना है ऊपर की तरफ, यहाँ पर खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। आपके पास पोजीशन है तो बने रहिए 204 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। टाटा पावर वीक लग रहा है, और मेरा समझना है कि टाटा पावर इस बार करेक्ट होकर शायद 220 रुपए तक के भी भाव दिखा दे। तो कभी उछाल मिले 252, 242, 44 की रेंज में, तो वहां पर अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करें और खरीदारी केवल 252 रुपए के ऊपर करें। जी, तो ये टाटा पावर पर आप देखें, आपका व्यू है, सनराइज का ये कंटेंडर है, इस वक्त मानस जी की राय यही है। और याद रखिएगा, यहाँ पर पहले कॉल राइटर्स 250 में प्लेस थे, लेकिन अब कॉल राइटर्स ने अपनी ग्रिप जो है वो 240 की स्ट्राइक पर आकर ले ली है। और आज के सेशन में आप देखें जहां से स्लिप हुआ था उसके बाद, चलिए अब विषय बदलते हैं। इस बीच में आप देखें निफ्टी के लिए एक अच्छी खबर है, और वो है रिलायंस आपकी स्क्रीन पे। याद रखिएगा, रिलायंस का आज का लो बहुत मीनिंगफुल लो है। आशीष, रिलायंस का इस देखिए, मैं क्योंकि इंडेक्स निफ्टी की रूपरेखा पर बात कर रहा हूं, इसलिए रिलायंस का बात करना जरूरी है। निफ्टी अब आपकी स्क्रीन पर आज के टफेस्ट जोन को जाकर टच करने की कोशिश करता है। दैट इज आई थिंक 17,300, 310, एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ रिलायंस। रिलायंस 2356 पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6
यानी 6 दिसंबर से लेकर अब तक ये छठा अटेम्प्ट है जब रिलायंस ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक दिया है। आशीष, अच्छी बात यह है कि रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, ये चारों के चारों स्टॉक्स डे हाई पर हैं। सो वी हैव स्ट्रॉन्ग केस ऑफ रेटिंग 17,300 ऑन द हायर साइड। ओके, चलिए अब विषय बदलते हैं और यहां से बात करते हैं अर्निंग्स पर। सुमित हमारे साथ जुड़े हैं बर्जर पेंट्स, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो बात करेंगे हम अर्निंग्स पर। सुमित, पहले बर्जर पेंट्स पे आते हैं, उसके बाद एसीसी पर आएंगे। कैसे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है इस बार? देखिए, दोनों ही केसेस में, चाहे एसीसी हो या बर्जर हो, दोनों के ही मेजर कंपनीज के नंबर्स जो हैं वो आ चुके हैं, सीमेंट के भी और पेंट स्पेस में भी। जो पायनियर कंपनीज हैं उनके नंबर्स पोस्ट हो चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी यहाँ पर नोन है, किस तरह से एक सेटबैक, एक पूरा सिनेरियो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है स्पेस में। बर्जर पेंट के केस में रेवेन्यूज करीब 2582 करोड़ रुपए इस तिमाही में बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। EBITDA फ्रंट पे 452 करोड़ का एक आंकड़ा होगा। 9% की बढ़त की बातचीत है वाई बेसिस पर। मार्जिन 19% घटकर 17% साल दर साल, और मुनाफे फ्रंट पर 275 करोड़ से 292 करोड़, ये कुछ आंकड़े हैं जो कि साल दर साल हैं। सीक्वेंशियली यहां 15% से ग्रोथ होकर 19% का आंकड़ा होगा। सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी का मुनाफा भी बढ़ेगा और सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी के EBITDA में भी इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि प्राइस हाइक लिया था तो उसकी वजह से कंपनी के मार्जिन थोड़े हद तक यहां पे बेटर होते दिखाई पड़ेंगे। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, वाई बेसिस पे वहां पे इतना इंपैक्ट नहीं रहेगा। इसके अलावा कंपनी के जो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा इंपैक्ट करेगी। गोइंग फॉरवर्ड कैसी कंपनी की कमेंट्री देती है उसको लेकर वो एक और चीज इसके ऊपर नजर बनाकर रखनी होगी। लेकिन इन टोटल नंबर्स में इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट रहेगा, लेकिन कंपनी कुछ हद तक उसे पास ऑन कर रही है। तो कितना इंपैक्ट इस क्वार्टर में आता है, नेक्स्ट क्वार्टर में आता है, इसको जरूर क्रूशियली वॉच करना होगा। दूसरी तरफ एसीसी के केस में अपनी चौथी तिमाही के नंबर जो है वो पोस्ट करने वाले हैं, और जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 2% बढ़त का अनुमान है। 4220 करोड़ रुपए इस तिमाही में कंपनी अपना रेवेन्यू पोस्ट कर सकती है। EBITDA फ्रंट पे 696 करोड़, जो कि 703 करोड़ से घटकर इस तिमाही में EBITDA का नंबर आएगा। मार्जिन 16.5% के आसपास कंपनी इस तिमाही के अंदर पोस्ट कर सकती है, और मुनाफे फ्रंट पर भी 440 करोड़ रुपए का आंकड़ा होगा, जो कि 472 करोड़ से गिरकर वाई बेसिस पे कंपनी पोस्ट करते हुए दिखाई पड़ सकती है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्राइस हाइक का इंपैक्ट, इनपुट कॉस्ट, इन्फ्लेशन, ये कुछ 3-4 चीजें हैं जिसको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। प्राइस हाइक लिया गया है, लेकिन कितना उसका मार्जिन पे इंपैक्ट आता है ये बाजार कीनली वॉच करेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें यहां पर भी डिस्काउंटेड हैं दोनों नंबर्स में, क्योंकि पायनियर कंपनीज के नंबर आ चुके हैं तो शायद बहुत ज्यादा यहां पर इंपैक्ट आता हुआ ना भी दिखाई पड़े इन स्टॉक्स पे। जी हाँ, आउट ऑफ दिस टू अगर आप देखें जिनके बारे में बात करें सुमित ने, एसीसी और बर्जर, अगर आप एसीसी की प्लेसमेंट को देखें, इसके चार्ट को देखें, इसके अगर आप देखें रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखें, इसके एवरेजेस की प्लेसमेंट को देखें, वो कहीं बेहतर है इस वक्त। श्रीकांत जी, आपका टेक एसीसी और ये पूरा सेक्टर अगर आप देखें तो एक बहुत क्रिटिकल एवरेज पे बैठा हुआ है। इट्स सिर्फ एसीसी का अगर आप देखें आज का लो बहुत डिफाइंड है। आज के इस पूरे लोअर शेडो में इसके 4 एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं, और दैट मीन्स अर्निंग से पहले बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन बैठा है ये स्टॉक का। आपकी राय इस स्टॉक पर श्रीकांत? वीरेंद्र, देखिए मुझे लग रहा है कि काफी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन के साथ ये स्टॉक ऊपर आ रहा है, और इतने अच्छे फॉर्मेशन के साथ अगर आज के इतने बड़े वॉल्यूम्स हैं, और अगर एक कल के दिन में ऑलरेडी एक लॉन्ग शेडो की एक कैंडल बन चुकी है, तो हमें लगता है कि कम से कम ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाइज 2370, 2380 को तो छू सकता है। लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो में मुझे लगता है कि शायद ये 2400, 2450 के लेवल्स में दिखा सकता है। तो बिल्कुल करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है, जो 2305 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस जो रखना है वो हम रखेंगे 2280 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और यहां से टारगेट्स 2370, 2400, 2420। ओके, तो ये आ गया एसीसी पे व्यू। नंबर से पहले 1% की मजबूती के साथ एसीसी कामकाज करता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक का इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पे आएगा। देखिए क्या बढ़िया मूव। अब निफ्टी बैंक 1/4% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, दोनों को स्क्रीन पे उठा के लेकर आइए डायरेक्टर साहब। दोनों में बढ़िया मूव आता हुआ। एक्सिस बैंक में अच्छा मूव आता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, मैं इन सब जो मूव्स आ रहे हैं इन पे बातचीत कर लूंगा, लेकिन पहले यतिन इंतजार कर रहे हैं। डीलिंग रूम्स में क्या चल रहा है जान लिया जाए यतिन से। यतिन, कैसा मूड है और कौन से स्टॉक्स पे दाव लगाने का मन? तो देखिए, जहां तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, क्लियरली बैंकिंग क्षेत्र में आपको काफी स्ट्रेंथ दिख रही है। आज लोअर लेवल से काफी अच्छी बाइंग वहां देखने को मिल रही है, लेकिन मेटल्स भी एक पैक है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मार्केट को पिलर टू पोस्ट
स्ट्रेंथ देता हुआ वो सेक्टर, चाहे वो टाटा स्टील हो, वेदांता, हिंडाल्को हो, सभी में आपको अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। और स्पेसिफिकली वेदांता की बात करें तो यहाँ डीलिंग रूम जो है बीटीएसटी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। उनको लगता है कि 378 से लेके 380 तक के टारगेट्स यहां देखने को मिलने चाहिए। तो यहां से कंपनी का जो शेयर है आपको 3-4% जितना रिटर्न दे सकती है वायदे बाजार में, और इसीलिए यहां काफी अच्छा आपको बाइंग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप आज की बात करें तो लगभग 20 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं केवल फरवरी सीरीज में, तो काफी अच्छी बाइंग और एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है इस शेयर में। इसके अलावा आईआरसीटीसी के नतीजे आ जाएंगे और नतीजे के पहले काफी सारी डोमेस्टिक फंड बैंक आपको देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स का तो पता नहीं, लेकिन जो ओवरऑल बेसिस पे फेस्टिव सीजन है तो यहां रेलवे का ट्रैफिक तो बड़ा ही होगा। और अगर हम आज की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 5% का एडिशन हुआ। टॉप ओपन इंटरेस्ट की लिस्ट में, गेनर्स की लिस्ट में आपको आईआरसीटीसी भी दिखाई देगा। तो रिजल्ट्स के पहले आईआरसीटीसी में भी काफी एचएनआई बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है। ये दो वो स्टॉक्स हैं जो डीलिंग रूम्स के रडार पर हैं, वेदांता और आईआरसीटीसी। इन दोनों को रखिए आप भी अपने रडार पे। तेजी के कॉल्स इन दोनों पे आते हुए, इन दोनों पर एक काम करते हैं, गाबा सर से चेक ले लेते हैं। गाबा सर, क्विकली जरा वेदांता और आईआरसीटीसी क्या इवेंचुअल टारगेट्स आपको नजर आते हैं? नहीं, वेदांता तो बाई मोड पर है, 5-7 दिनों से स्ट्रेच है। 360 का स्टॉप लेना चाहिए, 380 पॉसिबल लेकिन स्ट्रेच्ड। आईआरसीटीसी में दिखा देता हूं, आईआरसीटीसी में ट्रेड नहीं बनता, ट्रैप जोन पर है। हाँ, अपने नजर आ रहा है लेकिन ये ट्रैप जोन पर है, तो जब तक थोड़ा मोर क्लैरिटी नहीं मिलता मैं स्किप करूंगा आईआरसीटीसी। ठीक है पालिया साहब, आईसीआईसीआई बैंक मूड में आ रहा है, 1% से ज्यादा की मजबूती, बढ़िया स्विंग, और शायद यही अब लाजली इस समय रिलायंस की वीरू ने बात छेड़ी थी और एक दूसरा है, गजब का कंट्रीब्यूशन अब यहां से आता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना है इसमें? तो बिल्कुल आशीष जी, देखिए डीप रेड से डीप ग्रीन की तरफ निफ्टी भी बढ़ते जा रही है। बैंक निफ्टी में भी एक मोमेंटम पिकअप होते हुए दिख रहा है, 38,000 के ऊपर अब हम कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक तो यहाँ से एक मेन कंट्रीब्यूटर है इस अप मूव का। और जिस तरीके से स्टेबल सेटअप है आईसीआईसीआई बैंक का, जो भी फॉल थे कहीं ना कहीं 780-770 की जोन में बिल्कुल एब्जॉर्ब होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि जिस तरीके से आईसीआई बैंक ने अब रिवर्सल दिया है, ये स्टॉक में 810-815 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड रखें इसमें, 775 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और अपसाइड में 815 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। 2.5% का मूव दिन के लो से, वो जो रिकवरी वाली बढ़िया सी प्लेट डॉक्टर साहब ने दिखाई थी उसमें एग्जैक्टली दिन के लो से कैलकुलेटेड है। 2.5% का अपटिक आ चुका है आईसीआईसीआई बैंक में। इस तरह की रिकवरी आती हुई, ऐसी ही रिलायंस में गजब की रिकवरी। और जब वीरू मेंशन कर रहे थे, वो बार बार आशीष कह रहे थे, तो मैं भी तैयारी कर रहा था कहीं वीरू कुछ सवाल पूछने वाले हैं। मुझे लगता है भयती साहब भी चार्ट खोल के बैठ गए होंगे रिलायंस का, है ना भयती साहब? जब वीरू बार बार आशीष कह रहे थे, आपने फिर देख ही लिया रिलायंस का चार्ट, कैसा लग रहा है भाई? आज दिन के हाईज पर आ गया है। जी आशीष जी, रिलायंस एक्चुअली में आज सुबह काउंटर ट्रेड के तरह भी बाइंग की सलाह दी थी, क्योंकि स्टॉक एक बहुत क्रूशियल लेवल से पे था आज सुबह भी, और वहीं से उसने वो जंप दिया 200 डेमा को बहुत अच्छे से उसने रिस्पेक्ट दिया है। और हमें लगता है कि जल्दी अपने 20 डेमा तक टच कर सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 2390 के करीब है। तो करंट लेवल पे एक ट्रेड बनाया जा सकता है रिलायंस में बाई की सलाह। एज ए बीटीएसटी भी मैं इसे सजेस्ट करना चाहूंगा। जो मेंटेन करना है वो है 2330 का, और रिलायंस में खरीदारी की सलाह है। रिलायंस में आपकी बाइंग की अगर देखें रिकमेंडेशन है, और याद रखिएगा। अच्छा, ये आपका मोमेंटम कॉल है क्या आशीष भाई? दीजिए जी, बीटीएसटी कॉल टुमारो जी। ओके, अच्छा, मतलब आशीष जी से सवाल पूछने के क्रम में आशीष जी ने बीटीएसटी शुरू कर दिया है, इसका मतलब मोमेंटम कॉज का जो है वो दौर शुरू कर दिया है। ये ना ऐसा करा नहीं था, ये तो ऐसे ही आपने आशीष कहा था, तो मैंने कहा पक्का भयती साहब ने चार्ट चेक कर रखा होगा। मोमेंटम कॉल तो मैंने सोचा 3:15 पे शुरू करेंगे, तो भयती सर दूसरा ढूंढ लेंगे जब तक। वैसे खैर रिलायंस से कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, याद रखिएगा आपकी स्क्रीन पे एक कॉल है, लेकिन इसका डिस्क्लेमर स्क्रीन पर है। ये चैनल देख रहे हैं आप सीएनबीसी आवाज, उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। जब भी कोई कॉल लें, टेक्निकल फंडामेंटल कॉल, प्लीज अपने निवेश सलाहकार की या फिर वो भी प्लेटफॉर्म जिससे आप ट्रेडिंग की सलाह लेते हैं जरूर डिस्कस करें। शुरू करते हैं असित से। असित, आपका कन्विक्शन कॉल फॉर टुमारो, आपका मोमेंटम कॉल। मैं एसआरएफ में लॉन्च करना चाहूंगा। आई थिंक एसआरएफ अभी 2548 में चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 2540 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड मे बी 2570। एसआरएफ का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। वीक मार्केट इट इज शोइंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन, 4% का
अपमूव है एंड ओआई भी अच्छा बिल्टअप है, सो एसआरएफ इज लॉन्ग फॉर मी टुडे। एसआरएफ लॉन्ग है। श्रीकांत जी आपका कॉल क्या होगा बताइए। श्रीकांत रखिए, आपका कॉल क्या होगा बताइए। श्रीकांत नहीं श्रीकांत एक बार बोलिए, आपकी शायद आवाज आना शुरू हो गई है। आपसे पूछा जा रहा है आपका मोमेंटम ट्रेड कौन सा है? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है कि फाइनेंस में बजाज फाइनेंस के ऊपर हम एक ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे अच्छा एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो ये स्टॉक की प्रीवियस परफॉर्मेंस को कंसिडर करते हुए मुझे लगता है कि 7050-60 में अगर लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं तो ये वापस एक बार 7200 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 6980 का। तो करंट लेवल से बजाज फाइनेंस को मोमेंटम बेसिस पे लॉन्ग किया जा सकता है 980 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन बजाज फाइनेंस में। रचना जी, 2 सेल के साथ शुरुआत करी थी, कुछ मूड बदला क्या? डेफिनेटली मार्केट बदलेगा तो मूड भी बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे। एशियन पेंट्स पे नजर है मेरी फ्यूचर्स के हिसाब से, और अगर ये मोमेंटम जो अभी रिलायंस और बैंक्स की बदौलत शुरू हुआ है वो अगर कंटिन्यू होगा तो इवन एशियन पेंट्स में एक अच्छा अपस्विंग आ सकता है। फ्यूचर्स के हिसाब से 3180 अगर यहाँ पे सस्टेन होगा तो ऊपर वाली साइड पे 3250 एंड 3270 की तरफ ये काउंटर जाता हुआ हमें कल के दिन में नजर आ सकता है। पेंट्स को रखिएगा रडार पे, कल बर्जर पेंट्स के नंबर्स आने हैं, पर मुझे लगता है ये तेजी जो अब आ रही है एशियन पेंट्स में उसके पीछे वजह है क्रूड। ओएनजीसी का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। क्रूड हल्का हो गया है, वो ऑलमोस्ट $94 के आसपास वाला क्रूड अब 93 के नीचे, इनफैक्ट इवन 92 के जोन्स पर आपको नजर आएगा। क्रूड हल्का होने के पीछे ये है कि यूएस और ईरान के जो टॉक्स रिज्यूम हो रहे हैं उसके चलते थोड़े से कंसर्न्स रिसीड होते हुए और इसीलिए क्रूड थोड़ा नरम पड़ रहा है। पर हाँ, ये ध्यान रखिएगा यूके रशिया कंसर्न्स अभी भी एमिनेट हो रहे हैं। तो लेकिन इस समय की कहानी यह है कि अपस्ट्रीम कंपनीज क्रैक कर रही हैं दबाव में, पेंट कंपनीज आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो एशियन पेंट्स को रखिएगा रडार पे। ये है रचना जी का इस समय का बाय ट्रेड। मानस, अरे मानस चले गए, डॉक्टर साहब ने बताया नहीं, कहां चले गए? पालवे साहब आपकी तरफ से कौन सा ट्रेड? तो आशीष जी देखिए, फार्मा और मेटल पे तो फोकस है, तो टाटा स्टील जो हमने दिया था ओपनिंग में, शो के ओपनिंग में, वो तो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फार्मा में हमें यहाँ पे सिप्ला पे भी नजर रखना चाहिए। सिप्ला यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे बीटीएसटी ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरीके से सिप्ला में थ्रू आउट द सेशन एक नैरो रेंज में एक्यूमुलेशन होते हुए दिखा है और अब हाई की तरफ बंद होते हुए दिख रहा है स्टॉक। और जिस तरीके से एक स्टेबिलिटी बनी हुई है स्टॉक में वीकली सेटअप के हिसाब से, ऑलरेडी स्टॉक में वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट यहाँ पे इंटैक्ट है, तो हमें लगता है सिप्ला में यहाँ पे बाय करना चाहिए। 951 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे, 940 का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट हम एक्सपेक्ट करते हैं 965 से 970 तक के, तो सिप्ला फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। सिप्ला दिन के हाईज के आसपास 0.25% का अपटेक और सिप्ला के फ्यूचर्स में आप खरीदारी करके चले। मैं सारे ट्रेड जो आए इस समय की मोमेंटम कॉल्स कह लीजिए, बीटीएसटी, एसटीबीटी कह लीजिए, वो सब रैप अप कर दूंगा। पहले सारे ट्रेड ले लिए जाए। बैती साहब आपका कौन सा स्टॉक है रिलायंस के अलावा? रिलायंस के अलावा एक्सिस बैंक में खरीदारी की सलाह है, जहां सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक 20 EMA के नीचे स्लाइड हो गए थे। ये काउंटर था जिसमें हर पॉइंट पे एक स्ट्रेंथ दिख रही थी। आज भी लोअर लेवल पे, इंटरडे लेवल पे अगर आप देखें चार्ट, बहुत शानदार तरीके से रिकवरी दिखाई है एक्सिस बैंक में। हमें लगता है कि इसमें जल्दी 830 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 790 का एक स्टॉप लॉस लगाकर एक्सिस बैंक में बाइंग की सलाह है। एक्सिस बैंक में अगर आप देखें आपको बाइंग करनी है, और इधर एक बार एक्सिस बैंक का चार्ट लिखिए, ये बड़ा अगर आप देखें अच्छा चार्ट है। ये याद रखिएगा, इसके पीछे एक बड़ा कारण है, इसकी इस बार की अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग थी। और एक बार अगर आप इसका
जब आप चार्ट्स को रीड करें और आशीष बहती जी की स्कोर को रीड करें, देखिएगा कितना वेल डिफाइंड लो है इस स्टॉक का। अमूमन जो स्टॉक्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में चलते हैं, एक दिन 2 दिन प्रॉफिट बुकिंग में जाते हैं, रेस्ट लेते हैं, उनका लो होता है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वही एग्जैक्टली एक्सिस बैंक का आज शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज लो है। मानस, आपकी कॉल क्या बताइए? देखिए, मेरा रिकमेंडेशन एसआरएफ पे खरीदारी करने का है। एसआरएफ को देखिए तो रेजिस्टेंस था 2500-2510 की रेंज में, लेकिन एसआरएफ ने वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे आपको एसआरएफ पे खरीदारी करनी है। 2484 के स्टॉप लॉसेस रखिए और 2625 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, एसआरएफ याद रखिएगा। असित जी की भी कॉल एसआरएफ रही और मानस जी की भी कॉल है एसआरएफ, तो इसे कहते हैं डबल का तड़का। प्रकाश गवा सर, आपकी कॉल। मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है सिप्ला। बहुत अच्छा मूव मिला है, ये सस्टेन होगा, 960 का टारगेट होगा और स्टॉप होगा 940 का। सिप्ला तो भैया डबल का तड़का जिसकी बात वीरू कर रहे थे, सिप्ला पे भी मिल गया आपको। पालवे साहब को भी सिप्ला पसंद आ रहा है, गाबा सर ने भी सिप्ला की बात करी। मैं रैप अप करूंगा, लेकिन लास्ट कॉल नहीं था गाबा सर का। मयूरेश जी ने कहा एक और बढ़िया वाला स्टॉक देंगे जेएसपीएल के बाद। मयूरेश जी कौन सा है? तो एक्चुअली अगर बीटीएसटी देखना ही हो तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स देखना चाहिए। अभी ट्रेडर्स टीम्स के साथ कोई बात कर रहा था, वॉल्यूम ठीक ठाक है, बट ये स्टॉक ने अपना 21 और 50 डीएम आज के ट्रेड में एक साथ एक कैंडल निकाला है, पॉसिबली इंडिकेटेड सीएस हाई। मुझे लगता है कि मार्जिन एक्सपेंशन की हम बातें कर रहे हैं लॉजिस्टिक कंपनीज के लिए, ऑल कार्गो बहुत कंफर्टेबली प्लेस्ड है, हायर सिंगल डिजिट मार्जिन है 9 से 10%। कैश फ्लो सुधरने के कारण और क्योंकि ये अपना सीएफएस आईसीडी और रियल एस्टेट का धंधा एक नई स्थिति में डाल रहे हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिसकी वजह से कैश फ्लो और डेट लेवल, डेट इक्विटी 0.5 से और कम होगी, जो आरओईज को और एक्सपेंड करेगी 18-19% की तरफ। बहुत बड़ा स्कोप है लॉजिस्टिक्स के लिए, और जैसे गवर्नमेंट ने केपेक्स को प्रावधान दिया है, मुझे लगता है लॉजिस्टिक कंपनी अच्छी करनी चाहिए। ऑल कार्गो को बिल्कुल ध्यान दिया कार्गो ठीक है। तो एसआरएफ पे 2 एक्सपर्ट्स खरीदारी करने का कॉल दे रहे हैं। लाइकवाइज सिप्ला पे 2 एक्सपर्ट्स बुलिश होते हुए, एक्सिस बैंक, ऑल कार्गो, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट, इन दोनों स्टॉक्स के अलावा ये वो 4 स्टॉक्स हैं जो एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहे हैं। सारे के सारे बाय कॉल्स, बाजार का मूड थोड़ा सा बदलता हुआ। ये सारे वो स्टॉक्स जो आज खरीदेंगे तो होपफुली कल के ट्रेड में एक प्रॉफिटेबल एग्जिट लाइकली है। पर वो स्टॉप लॉसेस प्लीज स्क्रीन पर आ रहे हैं, उनको जरूर नोट डाउन करिएगा। वीरू जी हाँ, लेकिन लक्ष्मण रेखा जो सुबह खींच दी गई थी आज ऑप्शन राइटर्स के द्वारा, वो थी 17,300, 310, वो नहीं हो रही है पार। क्या करेंगे यार? सिप्ला बाय कॉल थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप देखें बाय कॉल थी, साथ ही साथ एसआरएफ बाय कॉल्स थी, लेकिन वो कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिवली बैठे हुए हैं। या देखिए अब मंगलवार हो ही गया, तो मेरे ख्याल से एक बहुत स्ट्रांग ग्रिप लेता हुआ कॉल राइटर। एक बार जरा प्लीज वीकली कॉन्ट्रैक्ट की 17,300 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई लेके आइएगा। 2-3 चीज देखना चाहूंगा मैं वहां पे, और कितना ओआई बिल्डअप हो गया है वहां पे वो देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा उस पर कोई ऑप्शन अप्रोच में लेने की कोशिश करेंगे। प्लीज वीकली 17,300 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई लेके आइए। मैंने 57 लाख, इट्स ह्यूज। और अगर आप देखिए थोड़ा सा कंपेरिजन करिए, जरा 17,000 की पुट जरा स्क्रीन पे लेके आइएगा। आपको एक चीज मालूम चलेगी, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है आज के लिए कल के लिए, वो मालूम चलेगी। 17,300 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई है करीब 57 लाख, और आप 17,000 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई देखिए करीब 52 लाख, ये भी ह्यूज है। तो आशीष देख रहे हैं आप किस प्रकार की टसल है बिटवीन दीज 2 ऑप्शन राइटर्स, 17,000 का पुट राइटर, 17,300 का कॉल राइटर। और एक बार जब देखता हूं हायर स्ट्राइक्स में और क्या हो रहा है। आज सबसे स्ट्रॉन्ग राइटिंग कहां पे हुई है? सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है आज 17,300 की स्ट्राइक पे, और पुट राइटर्स अगर कहीं पर कंफर्टेबल हैं तो वह है 17,200 की स्ट्राइक और 17,000 की स्ट्राइक। 2 जगह अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। 57 वर्सेस 52, 5 लाख का डिफरेंस है, बट ठीक है अगर आप देखें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। कुछ काउंटर्स को देखिए जो कि जाते जाते कोलैप्स होते हुए। अच्छा हाँ, इसका एक चार्ट चेक लेते हैं। मानस जरा प्लीज एक बार देखिए मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके बुलरन का सबने बड़ा अगर आप देखें फायदा उठाया। एक गोल्डन मूव दिया था इसने 24 मार्च 2020 से लेकर आप देखें तो सितंबर 21 तक, लेकिन ये आज एक बड़ा ब्रेकडाउन हो रहा है स्टॉक में। कैसे अप्रोच करें आप इस स्टॉक को? 52 वीक, मेरे ख्याल से ये 6 महीने का लो है इस स्टॉक का।
ये एक सपोर्ट था 860 रुपए के आसपास को स्टॉक ने बीच किया है। आप उम्मीद करिए कि जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है ये अभी भी कंटिन्यू रहेगा। मेरा समझना ये है कि करंट लेवल से करीब 60-70 रुपए का डाउन साइड आप देख सकते हैं। एक टेक्निकल टारगेट 790 के आते हैं, तो मेरा समझना है कि यहाँ वो आप अपने टारगेट सेट करके चल सकते हैं। उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करिए। एग्रेसिव ट्रेडर एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं 881 के स्टॉप लॉस के साथ। कि 881 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप देखें तो यहां पे सेल कॉल ले सकते हैं। जरा आप लेके आइए एक बार अपोलो, याद रखिएगा अपोलो की हमने पुट्स पे बात की थी कि जनाब ये स्ट्रक्चर बहुत खराब है और एफआईज की सेलिंग के अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जो है ना वो पॉसिबल टारगेट्स होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। B2, H2 ये तो एक बहुत कंफर्टेबल अगर आप देखें टारगेट्स होते हैं। और इस दौर में डॉक्टर लाल पैथ लैब और अपोलो हॉस्पिटल्स इनमें भी अगर आप देखें काफी लिक्विडेशन हुआ है। वो पुट हमने जो बात की थी 4300 की पुट, उस वक्त उसका प्रीमियम था करीब 125 रुपए। जरा प्लीज स्क्रीन पे इस पुट का प्रीमियम रखिए आप कितना है। मेरे ख्याल से इस पुट का प्रीमियम है 135 रुपए डे हाई पर ये पुट ट्रेड करते हुए। मैंने विकल्प रखा था इस पुट का, लेकिन अगर आप देखें मानस ने जो पुट कही थी वो थी 4400 की। दैट्स ऑल्सो डूइंग वेल। वो डे हाई पर पुट्स है और अपोलो हॉस्पिटल्स जो है उस वक्त डे लो पे ट्रेड करता हुआ। एक स्टॉक और लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ये जनाब स्टॉक जो है 21 मई 2021 यानी फ्रेंकली स्पीकिंग 7-8-9 महीने के अगर आप देखें लोस को वॉलिड करता हुआ। श्रीकांत आपका टेक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तो बिल्कुल ब्रेक किया है और इनफैक्ट ये इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर इसने ऑलमोस्ट अगस्त यानी कि पिछले अगर आप देखें तो 6-7 महीने से इसी लेवल्स के ऊपर मोमेंटम बना के रखा था, लेकिन फाइनली अभी ये ब्रेक हुआ है। अभी लगता है कि स्टॉक शायद एक बार कम से कम 180-183 के लेवल्स मिनिमम दिखा सकता है और वर्स्ट के सिनारियो में मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक 160-65 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो आज ही ब्रेकडाउन हुआ है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अगर कोई लॉन्ग पोजीशन हो तो उसमें से एग्जिट कर ले और अगर शॉर्ट करना है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 205 रुपए का। ये कल रिजल्ट से पहले की वीकनेस आती हुई, ऐसे ही टाटा पावर भी कल के नंबर से पहले 0.7% के दबाव के साथ कामकाज करता हुआ। रिजल्ट से पहले पावर ग्रिड का स्टॉक दिखाइएगा, कल आने वाले नंबर्स 0.2% की कमजोरी। एबॉट के नंबर्स कल आने हैं और एबॉट भी अच्छे मूव्स के बाद लगातार ठंडा पड़ रहा है। 1.5% कमजोरी के साथ कल के उन नंबर्स को अप्रोच कर रहा है। जो रिजल्ट पे स्ट्रेंथ के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एक तो पेट्रोनेट एलएनजी के मेरे ख्याल से कल नंबर्स 2% की बढ़त। एसीसी जिसकी चर्चा हो रही थी अब वो ऑलमोस्ट 1.25% के गेंस के साथ इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, हम क्रूड की बात कर रहे थे, क्रूड से ओएनजीसी पर आए थे, एशियन पेंट्स की चर्चा कर रहे थे, लेकिन जरा बीपीसीएल और एचपीसीएल के इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर रख दीजिएगा। बहुत रैंक अंडर परफॉर्मेंस, नहीं ओएनजीसी छोड़ दीजिए, बीपीसीएल एचपीसीएल दिखाइए, देखिए। और ये वो स्टॉक्स हैं जो रैंक अंडर परफॉर्मर्स रहे थे, ऑफ लेट पिट रहे थे और अब आज दिन के लो से बढ़िया घूमते हुए आपको इस समय स्क्रीन पे नजर आएंगे। 370 रुपए था बीपीसीएल का लो, 8-9 रुपए का अपटिक दिन के लो से बनाता हुआ। लाइकवाइज एचपीसीएल मेरे ख्याल से 281 का, तो 6-7 रुपए का अपटिक यहां पे देखने को मिल रहा है। तो दोनों स्टॉक्स दिन के लो से इंप्रूव होते हुए। मानस, दोनों ये पिटे हुए स्टॉक्स आज थोड़ा दमखम दिखा रहे हैं, भरोसा करो क्या, तेजी कर लो क्या? नहीं, मैं नहीं समझता कि यहाँ पर तेजी करनी चाहिए। देखिए ये वीक स्ट्रक्चर है, चाहे वो एचपीसीएल हो या बीपीसीएल हो, दोनों स्टॉक चार्ट पे वीक लगते हैं, दोनों स्टॉक अपने 200 एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपको अगर खरीदारी करनी है तो बीपीसीएल में करनी है, लेकिन अभी नहीं। जब ब्रेकआउट देखने को मिले 22 एवरेज के ऊपर स्टॉक निकले 385 के ऊपर, तब आप खरीदारी करिए, बट फिलहाल के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं रहेगा दोनों स्टॉक पे। मेरे ख्याल से खरीदारी करने का मन जब बनाया जब मानस अपना वोट डाल दे यूपी में उसके बाद पंप प्राइसेस बढ़ेंगे, है ना भैरेश? ऐसे लग रहा है सर कि आई थिंक एक इलेक्शन के बाद आई थिंक एक साथ आएगा, क्योंकि क्रूड बॉल पे है और प्राइस है शायद एक साथ ली जाएगी। बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कहता है बहुत तगड़ा हिट आ जाएगा अगर ये रशिया वाला कॉन्फ्लिक्ट और क्रूड 90 के ऊपर रहा तो। ऐसे एलिवेटेड लेवल्स है तो दिक्कत आ जाएगी वीरू। जी हाँ, तेल भरवाले को जितना घूमना घूम लीजिए, अभी आप देखें उसके बाद 11 तारीख के बाद जो होगा देखी जाएगी। बाकी
एक बार कुछ स्टॉक्स और लिखे आइए आपकी स्क्रीन पर, देखे जाते जाते अब 4 मिनट ले देखिए बाकी हैं, और बाजार में अपने आप को अगर आप देखें वेल विद इन दैट ऑप्शन दैट इज जोन प्लेस करके रखा है 17,300 17,000 के बीच में। बैंक निफ्टी अगर आप देखिए आपकी स्क्रीन पर आके ट्रेड करता हुआ लगभग 37,947 के जोन में। 2 बजे की कमेंट्री में यही बात थी कि टिल द टाइम याद रखिएगा 38,200 ना निकले प्लीज, इस पर कोई बहुत अगर आप देखिए बुलिश व्यू मत रखिएगा। अभी भी कुछ देर पहले का 3:10 का हाई था, करीब समझ लीजिएगा कि 38,144, तो वो कॉल राइटर्स का जोन जिसको अगर आप देखें अभी तक भेजने में नाकामयाब रहा है वो है 38,200। सिप्ला ये पैनल की कॉल थी, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, और साथ ही साथ मदरसन सूबी पे हमने कॉल ली थी, पुट ली थी माफ कीजिएगा, मतलब कॉल ली थी पुट के जरिए, शॉर्ट पुट लॉन्ग पुट पे, वो भी अगर आप देखें अच्छा करता हुआ 177.25 डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ। एक बार के लिए अगर आप देखें, अब चलते हैं आशीष के पास इस क्लोजिंग को वॉल पे समझने के लिए। आशीष ओवर टू यू। बिल्कुल ठीक। तो आप लोग की स्क्रीन पे भारतीय बाजार, आज एक समय थे हम लोग 170 अंकों के दबाव में, तो वो 170 अंक वाले दबाव वाला निफ्टी फाइनली क्लोज होगा हरे निशान के साथ। तो बैक टू बैक 3 सेशंस के बाद जब हमने दबाव के साथ भारतीय बाजार में कामकाज होता हुआ देखा, उसके बाद आज मंगलवार का दिन था, पर वॉलेटिलिटी के बाद इवेंचुअली लकीली शायद फ्लैट से स्लाइटली इन ग्रीन ट्रेड करते हुए हम क्लोज हो। तो 3 दिनों की पिटाई के बाद आज फाइनली कुछ हद तक स्टेबिलिटी लौटेगी। निफ्टी बैंक में भी दिन के लोज से अच्छा खासा देखते, इंट्राडे दिखा सकते हैं क्या? अगर निफ्टी बैंक का तो समझ में आएगा किस तरह की वॉलेटिलिटी थी और किस तरह की बढ़िया रिकवरी आई। लेकिन वीरू ने जो इंपॉर्टेंट सुबह वो थ्रेशोल्ड्स गए थे जिसको ब्रीच करना जरूरी था, उससे तो हम काफी दूर है। 17,310 की यहां पे बात हुई थी, निफ्टी बैंक पे 38,200 के जोन्स की बात हुई थी, और वहीं उन्हीं लेवल्स के आसपास जाके लगातार भारतीय बाजार अटकते हुए नजर आए। ये है निफ्टी का इंट्राडे, 90 पॉइंट उछाल, 170 पॉइंट का दबाव, पूरी रिकवरी आई और फाइनली वॉलेटिलिटी के साथ स्लाइटली इन ग्रीन हम क्लोज होंगे। लेकिन इन सब के बीच में ये जो 17,310 की बात हुई थी वो ब्रीच निफ्टी पे नहीं हुआ। 38,200 की बात हुई थी निफ्टी बैंक पे, उन्हीं लेवल्स के आसपास निफ्टी बैंक आज बार बार टॉप आउट होता हुआ नजर आ रहा था, उन्हीं लेवल्स के आसपास, वो अड़चन वाले जोन्स पे ही हम लोग लेकिन फाइनली क्लोज होते हुए नजर आएंगे। ब्रॉडर मार्केट्स में कल क्या हुआ था, कल जब भारतीय बाजार में पिटाई हुई थोड़ी सी, तब वो लार्जली लार्ज कैप्स दिग्गज स्टॉक्स में पिटाई हुई थी, ब्रॉडर मार्केट फिर भी बेटर शेप में थे। आज जो वॉलेटिलिटी और रहने की रिकवरी आ रही थी वो लार्ज कैप्स में आ रही थी, ब्रॉडर मार्केट्स दिन भर वो पेन में थे। तो एडवांस डिक्लाइन इसीलिए डिटेरियोरेटेड ही नजर आएगा। 1:3 का रेशियो था डिक्लाइंस के फेवर में, एक स्टॉक चल रहा था तो 3 स्टॉक पिटाई झेल रहे थे। 3/4% बाजार, 75% मार्केट इन रेडी कामकाज करता हुआ नजर आया। जरा आप निफ्टी का हीट मैप ले आइएगा, उसके बाद वापस लौटता हूं इस पे। निफ्टी आईटी इंडेक्स फिर से वो प्रेशर, फिर से आधे % का दबाव, तो बैंक्स वोलेटाइल और आईटी में दबाव, ये दिक्कत वाली बात। लेकिन कुछ पॉकेट्स थी जिन्होंने स्पेसिफिकली मदद करी, ये अपने आप में पॉकेट्स हेवी वेट्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज फाइनली 0.25% की अपटिक के साथ बंद होता हुआ नजर आएगा। रिलायंस के साथ साथ हमने देखा था बजाज ट्विंस जो हेवी वेट्स है इनमें मजबूती के साथ कामकाज हुआ। निफ्टी का परसेंटेज टॉप गेनर बना टाटा स्टील, शो के दौरान पिक्स भी आई और फाइनली मेरे ख्याल से दिन के हाई 3% की मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। सिप्ला, दिवी, राज फार्मा में कुछ इंस्टेंसेस थे बाइंग के, सिप्ला हुआ, दिवीज हुआ, सन फार्मास्यूटिकल आपकी स्क्रीन पर, ये सारे स्टॉक्स जो है मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। दबाव कहां था? दबाव था ओएनजीसी पे, भाई कच्चा तेल 94 वाला 92 के जोन्स पर आ गया, निफ्टी का टॉप लूजर बना परसेंटेज के लिहाज से ओएनजीसी, ऑलमोस्ट 3% का दबाव था। पावर ग्रिड जो दूसरे पायदान पे नजर आया नीचे से, उसके कल रिजल्ट्स आने और रिजल्ट से पहले हल्की सी वीकनेस के साथ कामकाज हुआ। आईटी के स्टॉक्स दबाव बना रहे थे, तो आईटी इंडेक्स आपने आधा % नीचे देखा था जब डायरेक्टर साहब ने इससे पिछली प्लेट दिखाई थी, उसमें आपको टीसीएस नजर आएगा प्रेशर के साथ कामकाज होता हुआ। डायरेक्टर साहब बोले आधे % का दबाव आईटी में था, प्लीज वापस चले जाइए डायरेक्टर साहब, जज्बाती बातें जैसे नाम लेता हूं उनका मैं। टीसीएस आपको दबाव में नजर आएगा, 1% की कमजोरी, बाकी के आईटी प्लेयर्स कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। इन्फोसिस भी 1/3% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा था। यह है बाजार का सूरत हाल। वापस जरा फाइनली वो प्लेट दिखाइएगा इंडेक्सेस की, तो निफ्टी फाइनली शायद 25 पॉइंट ऊपर सेटल होने की तैयारी करता हुआ, निफ्टी आईटी में आधे % का, निफ्टी बैंक में हल्की सुस्ती के साथ कामकाज की समाप्ति। पर निफ्टी आज अगर वो वीरू के मार्कर्स को ब्रीच कर जाता तो मजा आता। पता नहीं गावा साहब को जाते जाते आपने ट्रेड ले लिया क्या? निफ्टी लेके गए क्या? अरे चले गए, बताया ही नहीं वीरू। लेकिन वायदा बाजार का क्या हाल?
देखिए आशीष, जहां तक इंडेक्स का सवाल है वही पोजीशन जो कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, 17,300 पे कॉल राइटर्स, 17,000 पे पुट राइटर्स। तो कल मॉर्निंग में जैसे भी यूएस से संकेत रहे, जैसे भी डाउ की क्लोजिंग हो, अगर हम इस ब्रैकेट से ऊपर की तरफ निकलते हैं और नीचे की तरफ निकलते हैं तो आप एक फ्रेश डायरेक्शन देखेंगे। लेकिन जिन स्टॉक्स में अगर आप देखें आज एक सब्सटेंशियल पेन रहा, ओआई एडिशन अगर आप देखें काफी शॉर्ट साइड पे हुआ और लॉन्ग साइड पे हुआ। वापिस इसको देखता हूँ, या देखिएगा शॉर्ट बिल्डअप, टाटा पावर, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, गुजरात गैस, मेट्रोपोलिस, ओएनजीसी को अगर आप देखें तो गेट पे सूट कर आप देखें यहाँ पे एक साइड बैक लगा। तो ये 5 स्टॉक्स जो कि टॉप शॉपिंग कैंडिडेट्स थे आज। उसके बाद लॉन्ग साइड पे आप रखिएगा जीएनएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसआरएफ, टाटा स्टील और जुबिलेंट फूड वर्क्स। जुबिलेंट फूड वर्क्स सुबह अगर आप देखें काफी कमजोर था, इनफैक्ट एक टाइम सेल पे मैंने खुद भी बात की थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे गेट बाउंस आया और ये स्टॉक्स जहां पर अगर आप देखें तो आज लॉन्ग बिल्डअप हुए। और जहां तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, याद रखिएगा डेल्टा कॉर्प और साथ ही साथ बीईएल और पॉलीकैब, ये कुछ स्टॉक्स रहे जहां पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग रही। आशीष, आज सीरियस वाला की टीम का सूरत हाल कैसा था? चेक कर लेते हैं वीरू, प्लीज दिखाइएगा पहले किसकी टीम दिखाएं डॉक्टर साहब, एक एक करके दोनों कप्तानों की टीम। सुबह जो 7:20 पे मुकाबला हुआ था हम दोनों के बीच में, मुकाबला क्या, कोशिश थी कुछ बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए दोनों मिलकर चूज कर सके। नीरज वाजपेयी ने स्टॉक्स मेंशन कर रहे थे, टेक्स रेल जो 13% दिखा रहा है, दरअसल आज रिजल्ट्स के बाद उनका कहना था दबाव देखने को मिलेगा, खराब रिजल्ट्स थे, 13% की पिटाई हुई, इसीलिए वो इन ग्रीन नजर आ रहा है। केमकॉन स्पेशलिटी खराब नंबर्स, सनसेरा इंजीनियरिंग खराब नंबर्स, एसएच केलकर मेरे ख्याल से खराब नंबर्स पे, ये सारे वो सेल कॉल्स थे, सेल कॉल नहीं थे, जो एक्सपेक्टेड था कि दिन के दौरान रेड में ट्रेड करेंगे। सारे स्टॉक्स जो है अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। जो मैंने स्टॉक्स 10 हाईलाइट करे थे उसमें कौन कौन से बेहतर कर गए, टीसीपीएल पैकेजिंग अपने रिजल्ट्स के दम पर, जीआईपीसीएल ये मेरे ख्याल से कमजोर नंबर्स थे तो 6% गिरा होगा, इसीलिए यहां पे नजर आ रहा है। एमएम फोर्जिंग के नंबर्स अच्छे थे, इन ग्रीन ट्रेड करेगा ऐसा कहा गया था, 3.25% का अपटेक। और जेएम फाइनेंशियल्स के भी नंबर्स वीक थे, एसेट क्वालिटी एक कंसर्न है और ये शायद 3% आज गिरा, इसीलिए इन ग्रीन नजर आ रहा है आपको आपकी स्क्रीन पर। चलिए इस नोट पर आज के इस कमाई का अड्डा में इतना ही। मुझे और वीरू को दीजिए इजाजत, कल सुबह आप सबके साथ मुलाकात होगी 7 बजे नहीं 6:57 पे। नमस्कार।